आपके एक रिजल्ट से आपकी कितनी ही चीज़ें पलट जाती है। जैसे रिजल्ट के बाद की जो घर में खुशी थी वो बहुत ही अलग लेवल की थी। क्या कुछ रहा है तैयारी के दौरान शुरुआत से लगा के सिलेक्शन तक का कैसा क्या सफर रहा आपका? 11th और 12th में क्या हुआ कि मेरे घर की कंडीशंस कुछ खराब भी चल रहे थे। मतलब मेरे घर वालों को तो पापा को तो ये तक ताना देने लग गए थे लोग कि अरे ये तो डॉन के पिताजी है यार, लड़ाई वड़ाई करता रहता है इनका वाला है। और हमारे दोस्त की गाड़ी में क्या डंडा बंधा रहता था, वो पुलिस वाले उनके पिताजी थे, तो वो अलग ही। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, वो भी सिक्योरिटी गार्ड, कोई दोस्त वगैरह देखेगा या फिर किसी को पता होगा कि यार क्या यार तू पीएससी की तैयारी कर रहे हो और गार्ड की जॉब कर रहे हो? कम से कम 10,000 रुपये मिलेगी तो सहूलियत रहेगी। तो वहाँ के स्टाफ ने भी सपोर्ट किया। नाइट ड्यूटी देते थे वो भी, तो मैं रात को पढ़ लेता था, दिन में सो जाता था आके, और फिर लाइब्रेरी और फिर वो ड्यूटी, लाइब्रेरी और फिर वो ड्यूटी। लाइफ का सबसे बड़ा सिद्धांत जो कभी बदला नहीं? लाइफ का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि मैं मतलब हमेशा मेरे जो कर्तव्य रहे, चाहे मैं। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक और नया पॉडकास्ट होने जा रहा है। इसमें हमारे गेस्ट हैं, उनका परिचय देने से पहले मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। एमपीपीएससी 2022 में उनका सिलेक्शन हुआ है सीटीआई की पोस्ट पे, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर। तो इनसे जानेंगे ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, जर्नी के बारे में, काफ़ी कुछ आपको सिखाने वाली है इनकी जर्नी। क्योंकि इन्होंने एमपीपीएससी के साथ में तैयारी के दौरान ऐसे कई सारे स्ट्रगल देखे हैं जो एक एस्पिरेंट के साथ में होते हैं और इनके साथ में हुए हैं। कई सारे चैलेंजेस आए, उनको चैलेंजेस को फेस करते हुए फाइनली इन्होंने सिलेक्शन लिया। उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इन्होंने एक प्रिपरेशन के दौरान एक जॉब भी की है सिक्योरिटी गार्ड के पद पर, उसके बारे में आपको डिटेल से ये बताएँगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। हमारे साथ में हैं मधुसूदन बैरागी जी, जिनका सिलेक्शन आपको मैंने बता ही दिया है कि 2022 में हुआ। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। मधु भाई, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं, आपके बारे में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन बैरागी है। मेरा चयन वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर एमपीपीएससी 2022 के माध्यम से हुआ है। और ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि गौरव की बात इसमें नहीं है कि मैं आपको कहानी बताऊँ, गौरव की बात इसमें है कि आप लोग ये सुन रहे हो। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं अपने माता-पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन तमाम दोस्तों को और इनके बाद जो भी संस्थाएँ हैं और जो लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पहुँचाने में मुझे सहयोग दिया है। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अर्जुन भैया आपको भी स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस तरह की कहानियों को प्रमोट करते हो और इस तरह से बच्चों को इंस्पायर करने के लिए आप विशेष मेहनत करते हो। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मधु भाई, एक बार फिर से। अब शुरुआत करते हैं। अब आपके बारे में डिटेल से जानना चाहेंगे, क्या कुछ रहा है तैयारी के दौरान? तैयारी से लगा के, शुरुआत से लगा के सिलेक्शन तक का कैसा क्या सफ़र रहा आपका? पूरा मुझे बताइए। देखिए अर्जुन भैया, शुरुआत करने से पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति का जो आज व्यक्ति जो है, उसका अतीत उससे निश्चित ही बहुत गहरा संबंध रखता है। तो मेरे अतीत में कुछ ऐसे इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा जिससे आप लोगों को भी उससे हेल्प मिले। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि मेरा नाम जो है मधुसूदन बैरागी है, और मैं मूलतः आगरमालवा ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ग्रामीण स्तर पे हुई है। तो मैं अपने बारे में बताने से पहले सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं आगरमालवा ज़िले के पास में ही नलखेड़ा तहसील है, जहाँ पे बगलामुखी माता का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। और वहीं की एक तहसील के पास में ही मेरा जन्म हुआ था, गाँव धरोला में। और धरोला में मेरे जन्म के साथ ही मेरे पिताजी को की प्राथमिक स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य हैं। तो मेरे जन्म के साथ में ही पिताजी का पलायन हुआ, क्योंकि पिताजी धरोला में रह के एक नियर बाय गाँव में पढ़ाने जाते थे। तो उनका लेटर आता है कि आपको आगर के ही पास में गाँव परसुखेड़ी है, वहाँ पे प्रधानाचार्य के रूप में सरस्वती शिशु मंदिर में नियुक्त किया जाता है। और पहली बार वहीं से हमारा मतलब पूरा मेरे जन्म के साथ ही 2-1 साल के भीतर हम लोग परसुखेड़ी आके निवास करने लगे, और वहीं पे पापा और मम्मी सभी लोग घर बनाए वहीं पे, और वहीं से स्कूल की स्टार्टिंग होती है। तो मेरी प्राइमरी की जो शिक्षा होती है वो मेरे पिताजी के ही स्कूल में स्टार्ट होती है, सरस्वती शिशु मंदिर में। अब क्या है कि प्राइमरी स्कूल में जब पिताजी ही स्कूल के प्राध्यापक हो, तो कुछ
बेनिफिट भी होते हैं और कुछ सही। नुकसान भी झेलने पड़ते हैं, तो मैंने भी दोनों ही फेस किए थे। हालाँकि अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जैसे कि अगर पिताजी टीचर है तो उसके नुकसान ये होता है एक तो कि अपने ऊपर कुछ चीज़ें थोप दी जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बेटा तो पढ़ना ही चाहिए, बाकी का मतलब ऐसा रहता है ना कि सबके बच्चे क्या सीखेंगे अगर मेरा ही बच्चा नहीं पढ़ेगा तो। तो एक तो वो था कि ठीक-ठाक कुटाई होती थी मेरी स्कूल में 5वीं तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और दूसरा ये था कि अगर जैसे कोई बच्चे गाँव में क्या रहता है कि खेलने का एक अलग ही माहौल रहता है, अपन खेलते ही हैं मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, गुल्ली-डंडे खेल रहे हैं। पर अब मेरे साथ क्या होता था कि मेरे जो दोस्त होते थे, वो मेरे को खिलाने भी ले जाते थे। बोले कि अगर इसको खिलाने ले गए, तो पिताजी आ जाएँगे, इसके पिताजी आ जाएँगे तो सबको मारेंगे और गाँव में ऐसा रहता था उस समय की बात है। मतलब लगभग ये 2006-7 की बात होगी। तो उस टाइम पे ऐसा रहता है कि वहाँ टीचर का वो भौकाल रहता है बिल्कुल कि बच्चे एकदम घर के बाहर भी खेलते अगर दिख गए, तो सब खेल-खेल छोड़ के सीधा घर। क्योंकि अगले दिन उनको पता है कि अगर अपन नहीं गए और आपने कुछ होमवर्क कर भी लिया तो भी आपको मार तो खानी ही है, क्योंकि टीचर का इतना ही भौकाल था उस समय पे। हालाँकि आज भी है पिताजी का तो क्योंकि उस गाँव का बड़प्पन है कि वो लोग इतना ही सम्मान देते हैं आज भी। तो अब ये 5वीं तक की स्कूल में मतलब ये सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े बाई चांस। हालाँकि इसके बेनिफिट्स भी होते हैं क्योंकि पिताजी का ऐसा रहा कि वो हर बच्चे को चाहते हैं कि वो मंच पे बोलना सीखे, नेतृत्व करना सीखे। तो मेरे पिताजी ने क्या है कि बहुत अच्छा गीत गाते हैं। तो उनने मुझे 15 अगस्त, 26 जनवरी पे गीत गाने के लिए प्रोत्साहित किया। नहीं जाते तो बोलते कि जाना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि अपने भीतर जो है एक नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है और दूसरा ये होता है कि अपनी जो प्रतिभाएँ होती है, वो बाहर आती है। तो मुझे लगता है कि पिताजी का जो स्कूल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब ल रियलाइज़ हुआ कि यार वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड था और बहुत अच्छा सपोर्ट किया पापा ने मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि एक आदर्श स्कूलिंग वैसी करी उन्होंने जैसा उनको करनी चाहिए थी। तो मेरा 5th तक की स्कूलिंग कुछ ऐसे रही। उसके बाद में चूँकि परसुखेड़ी और आगर के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 4 किलोमीटर है। तो लगभग 5 2005 और 6 की बात है। तो उस समय पे क्या है कि संसाधन तो होते नहीं थे और निश्चित ही हम भी मतलब घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि अपने घर पे सारे व्हीकल्स वगैरह हो जिससे अच्छा। अपन क्योंकि 5वीं तक का स्कूल ही था गाँव में, इसके बाद आपको बाहर ही जाना था। तो मैं और मेरे साथ में जितने भी सीनियर थे, वो सब अब स्कूल जो थे वो आगर मालवा जाने लगे। तो अब सबसे वहाँ से च चीज़ें जो मैं मुझे समझ में आई कि फेस कैसे हो सकते हैं जीवन में। तो मैंने पहला फेज़ देखा कि हम लोग बस से आना-जाना करते थे। तो हमारी बस ऐसा था कि हमारा लास्ट स्टॉप था और उसके बाद आगर ही आता था। मतलब अगर बस उधर से आ रही है शाहजहाँपुर सहारनपुर तरफ से तो वो आएगी, वो हमारा लास्ट लास्ट स्टॉप रहेगा देन उसके बाद में आगर आ जाएगी। तो बस पहले से भरी हुई आती थी। बस वाला बस रोकता नहीं था कि क्योंकि बस भरी हुई है तो रोकेगा नहीं। तो हमारे सीनियर्स अब अपनी तरफ का तो ऐसा रहता है कि हमारे सीनियर्स ने एक दिन बस वाले को पकड़ा, अच्छे से समझाया कि भई स्टूडेंट को लेके जाना अगली बार से। तो लेके जाने लग गए पर मतलब ऐसा रहता है कि बस भरी हुई है तो आपको ऊपर बैठ के भी जाना पड़ेगा, चाहे ठंड हो या कोई भी हो। सही। आप ऊपर बैठ के गए बस में और उधर से भी जब आ रहे हो, तो बस वाला बस नहीं रोकता था। तो मतलब हम लोग तो ऐसे थे कि पीछे लटक जाते थे बस पे क्योंकि नाका था वहाँ पे, चौराहा टाइप था। तो जैसे ही बस निकली अब सीढ़ियाँ रहती थी बस के बीच एक साथ सब लटक के बैठ गए। तो मतलब ऐसा रहता था कि 6वीं, 7वीं, 8वीं में ये सारा दौर देखना पड़ा कि मतलब वो स्ट्रगल टाइम ऐसा था कि हम उसको स्ट्रगल नहीं समझते थे, हम उसको समझते थे कि सब चढ़ रहे हैं, अपन भी चढ़ रहे हैं, तो पता ही नहीं था कि ये भी कुछ स्ट्रगल होता है और बड़ी खुशी सही। होती थी। हालाँकि मेरे सबसे सबसे एक ये चीज़ ये रही कि मैं भले ही टीचर का मेरे पिताजी टीचर हैं, पर मेरा पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं था बिल्कुल भी। मतलब मेरा लगभग 12th तक मेरा पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं रहा कि मैं पढ़ने जैसा विद्यार्थी रहा हूँ। तो मैं 5वीं तक भी पास हुआ तो पापा की मेहरबानी क्योंकि पापा बहुत मारते थे। क्योंकि मारेंगे तो मैं उस डर से पढ़ लेता था कि पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पिताजी मारेंगे। और 6वीं, 7वीं, 8वीं में भी ऐसा रहा कि मैंने पिताजी के डर की वजह से ही पढ़ाई कर ली और 8वीं तक पास हो गया। 9वीं के बाद ऐसा रहा कि 9वीं में लगभग 9th तो पूरी हो ही गई थी और पापा ने सोचा कि अब अपन आगे ही शिफ्ट हो जाते। तो हम परसुखेड़ी के बाद में लगभग 10 10-12 साल परसुखेड़ी में रहे।
और इस बीच मतलब परसों-खड़ी का भी ऐसा सपोर्ट रहा कि अगर जैसे अपना वहाँ पे मकान नहीं था, तो गाँव वालों ने कलेक्शन करा और पापा का मकान बनवाया कि आप लोग यहाँ पे रहो और पढ़ाओ बच्चों को। मतलब गाँव का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे यहाँ पहुँचने में भी। तो वहाँ से ये हो गया, उसके बाद अपन आगर शिफ्ट हो गए, आगर में अपन ने मकान बना लिया पिताजी ने और अपन वहाँ आगर रहने लग गए। तो 9वीं के बाद मैं आ गया आगर में। तब जब आगर में आया तो चूँकि मुझे जो दोस्त मिले, अब नई दोस्ती हुई, नए लोग मिले और मुझे मेरी दो अच्छे लड़के हैं, उनसे मेरी दोस्ती हुई और दोनों बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के लोग थे। तो हम हमारी दोस्ती हुई उससे और हम लोग 10वीं में लगभग हम साथ में कोचिंग जाने लग गए तीनों लोग। तो 10वीं जैसे-तैसे फिर से बोर्ड एग्ज़ाम आई और अब फिर से पापा का वही डर लगता है कि पढ़ना पड़ेगा नहीं तो मार पड़ेगी। तो ऐसे करके पास हो ही गए 10वीं तो। फिर 11वीं में एक पड़ाव आता है जीवन का कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना है। तो मैं मुझे ना मतलब 9वीं 10वीं से लगता था कि कलेक्टर का नाम मैंने बहुत सुना था, कि कलेक्टर के पास बहुत पावर होती है, जिले का राजा होता है वो और अगर वो कोई काम कर रहा है तो मतलब वो कुछ भी काम कर सकता है एक जिले के भीतर। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी कलेक्टर बनूँगा एक दिन और कलेक्टर बन के मैं भी जिले का राजा बनने को जिले में अच्छी चीज़ें करूँगा जो मुझे ठीक लगती है। तो मेरे मन में तब सिर्फ़ सिविल सेवा का इतना भूत था कि अपन भी किसी दिन कुछ बन जाएँगे। पता नहीं था कैसे बनते हैं, जैसे कि ही पता रहता है और अपन जहाँ पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो सामान्य है कि हाँ, पता नहीं होगा। तो मेरी 10वीं हो ही गई थी शिक्षा और 11वीं में मैंने पापा से पूछा कि वो सब्जेक्ट आर्ट ले लेते हैं, सिविल सेवा में तो जाना ही है। तो पापा बोले कि नहीं-नहीं आर्ट थोड़ी ना वो तो सब क्या ले रहे हैं सब देखो। पापा ने फिर 1-2 लोगों से राय ली, जो टीचर वगैरह रहते हैं, जो सीनियर टीचर रहते हैं तो कि अरे वो बीएससी वालों का भविष्य है वो, फिर आर्ट वालों को कौन पूछ रहा है? अपनी तरफ तो ये बोलते बेच कराते हो तो ऐसे ही बोल देते हैं अपना तरफ का मतलब वो ले लेते हैं। तो अब मैंने सोचा कि ठीक है भई अब पीसीएम ले लेते हैं, तो मैंने 12th में मैथमेटिक्स ले लिया। वो किसी के कहने से वही, है ना? मतलब मतलब कि प्रेशर ही था और बस वही सामाजिक प्रेशर है वो और समाज ने प्रेशर बनाया मतलब आप उस उम्र में इतने मैच्योर भी नहीं होते कि आप एकदम सही फैसले लो, ये कोई गारंटी नहीं होती। तो पेरेंट्स उनकी जगह ठीक थे अगर उनकी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वो भी यही सोचते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा क्योंकि हो सकता है मैं 10वीं तक ही नहीं पढ़ता क्योंकि मेरा तो रुझान नहीं था और उनकी वजह से मैं पढ़ा तो सही। वो हालाँकि वो रुझान बाद में आया पर हो सकता है जीवन कहीं और मुड़ जाता, तो उनके इंटेंशन अपनी जगह बहुत प्योर होते हैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी-पापा के इंटेंशन अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरे नहीं हो सकते। तो मेरे पिताजी के इंटेंशन भी बहुत बढ़िया है। तो मेरे को अब वो एक 11th हो गई, वो 11th में जब हम पढ़ने गए, तो क्लासेस लगती थी सुबह से 6 बजे से फिज़िक्स की कोचिंग लगती थी 7 बजे से केमिस्ट्री कोचिंग लगती थी। फिर उसके बाद स्कूल भी जाना है और रात 1 मैथ्स की कोचिंग लगती थी शाम को। तो सुबह 6 बजे से फिज़िक्स की कोचिंग लगती थी, फिज़िक्स पल्ले नहीं पड़ता। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स कुछ समझ में नहीं आता। एक तो नींद में से सुबह-सुबह उठ के जाना पड़ता। पढ़ाई के नाम पे आलसी बहुत था मैं। और सुबह-सुबह नींद से उठ के जाना था तो मेरे को मैं और मेरे दोस्त तो बोलते कि अरे यार पड़े-वड़े अब होनी नहीं है अपन से रहने देते। उसके बाद केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले गया मैं एक दिन क्लास में, सब ऊपर से जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आता केमिस्ट्री में और नहीं भी आएगा क्योंकि एक जो कोई विद्यार्थी अगर पढ़ ही नहीं रहा है तो उससे आप अपेक्षाएँ नहीं कर सकते कि वो इसे पढ़ ले, जब तक उसकी अंतरात्मा नहीं चाहे। सही तो हम क्या करते थे 6 में फिज़िक्स की कोचिंग हमने बंद कर दी, हम घर ही पढ़ लेंगे, क्योंकि नींद पूरी हो नहीं रही थी। सुबह 6 बजे उठना मतलब बहुत भारी काम है, सही में, कि क्यों भाई कैसे वो उठाएगा नहीं वो 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, बाद रोज़ ही उठ के आपको क्लास जाना है। तो मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी रुझान नहीं रहा, तो केमिस्ट्री में क्या हो रहा था उस समय पे कि जो सर है उनकी बैच सुबह वाली ज़्यादा फुल हो गई थी, तो उन्होंने एक नई बैच चालू करी। और उनने वो बैच शाम को सिर्फ़ उसमें बॉयज़ को ही अलाउ किया कि शाम को बॉयज़ ही आएँगे। अच्छा मेरे जो 2 दोस्त थे उनमें से एक के पिताजी पुलिस में थे, तो वो उस पे पैनी नज़र रखते थे कि मेरा बेटा कोचिंग जा रहा है तो कोचिंग ही जाए। तो अब हम तीनों का ऐसा था कि हम साथ में ही जाते थे कोचिंग वग़ैरह क्योंकि उसके पास बाइक थी तो हम उसके पीछे बैठ के कोचिंग वग़ैरह कर रहे थे बढ़िया। तो हमको केमिस्ट्री, फिज़िक्स भी समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आया तो फिज़िक्स की कोचिंग तो हमने बंद कर ली। केमिस्ट्री में क्या हुआ कि शाम को अब पिताजी उसके देखने आते थे कि कोचिंग के बाहर इसकी गाड़ी खड़ी रहती है कि नहीं रहती है, कोचिंग गए कि भी नहीं गए। क्योंकि उनको मालूम है कि अपनी जो बच्चे हैं कहाँ किस लेवल तक के हैं।
तो हम ऊपर जाके मतलब उनने क्या नीचे देख लेते थे, कोचिंग तो अंदर लगती। तो हमारा दोस्त और हम मतलब क्या करते हैं कि वो गाड़ी तो लगे ही वहाँ कोचिंग के सामने ही, और बंक मार के गए पास वाले ग्राउंड में बढ़िया, और देखते वहाँ पे गप्पे लड़ा के वापस घर आ जाते थे, क्योंकि रुझान नहीं है पढ़ाई का। और अगर रुझान नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी कर लो। और उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो अपना अपना जो लेवल रहता है वो ये होता है कि कुछ भी कर लो आप, किसी से लड़ाई हो रही है तो आप खूब इंटरेस्ट से दिखाओगे, मतलब पढ़ाई को छोड़ के दुनिया भर के इंटरेस्ट से दिखेंगे आपको इस टाइम पीरियड में, 11th और 12th में। तो मेरे दोस्त और हम लोग का भी कुछ ऐसे ही वो हो गया उस समय पे कि लड़ाई कर रहे हैं किसी से, स्कूल की बंक मार के कहीं घूमने जा रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब पढ़ाई से वो नाता थोड़ी है कि पढ़ाई भी कुछ होती है। तो 11th और 12th में ऐसा हुआ कि मतलब लगभग लगभग था कि अब जीवन कहीं और ही जाना है। तो 11th और 12th में क्या हुआ कि मेरे घर की कंडीशंस कुछ खराब भी चल रहे थे। मतलब मेरे घर वालों को तो पापा को तो ये तक ताना देने लग गए थे लोग कि अरे ये तो डॉन के पिताजी है यार, लड़ाई-वड़ाई करता रहता है इनका बालक। और हमारे दोस्त की गाड़ी में क्या डंडा बंधा रहता था, वो पुलिस वाले उनके पिताजी थे तो वो अलग ही माहौल था हमारा कि अलग ही स्वैग है तीनों लोगों का। तो कोचिंग मतलब स्कूल में हम तीनों को नाम दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। हम तीनों को मतलब ऐसी उपाधि दे दी। यार ये तो मतलब गए हाथ से। मतलब मुझे तो कई लोगों ने ऐसा भी बोला, कई टीचरों ने पापा को बोला कि अगर आपका बालक जीवन में कुछ कर ले तो हमारी गारंटी। अब मतलब पिताजी किस उससे गुज़र रहे होंगे, मैं तो क्षमा चाहूँगा इसके लिए, तो उनकी भावनाएँ मैंने उस टाइम पे दुखाई। फिर मेरे को 12th के जब बोर्ड एग्ज़ाम थे, उसके 3 महीने पहले ऐसा लगने लग गया कि यार गलत कर रहे हैं अपन, मतलब मम्मी-पापा का दिल दुखा रहे हैं। क्योंकि जिस कंडीशन से वो उठ रहे थे, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सारी चीज़ें लेके मैनेज करें। मतलब पिताजी अकेले ही कमाने वाले और प्राइवेट नौकरी में इतना, मतलब इतना नहीं होता जितना कि अपन अपेक्षाएँ करते, 10-12 हज़ार रुपए सैलरी थी उस समय पे। तो मुझे ना आत्मग्लानि हुई एक दिन, जैसे बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ऐसे मुझे भी थोड़ा-सा ज्ञान मिला अंतरात्मा से। ऐसा किसी का कोई वो नहीं था कि कुछ हुआ है। मैंने सोचा कि यार अब अपने को पढ़ना चाहिए और पढ़ाई करके मतलब कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैंने 12th के एग्ज़ाम थे हमारे, और मैंने उन दोनों को भी बोला कि पढ़ाई करते हैं अपन बढ़िया। हमने पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने लास्ट के 2 महीने खूब पढ़ा। क्योंकि मुझे ना अब इस बार साबित करना था कि पापा का सिर नहीं झुके कि 12th पास हो जाए लड़का। अब पापा ने मतलब मारना-वारना बंद कर दिया था, क्योंकि अब मैच्योर एज में पिताजी अपना हाथ पीछे कर लेते कि ठीक है जो भी है। तो 12th कुछ ऐसे हुई, और 12th में पास भी हो गए हम फाइनली, तीनों लोग हो गए। 12th के बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई। क्योंकि पापा अकेले थे तो मुझे ऐसा लगा कि अ, 12th हो ही गई है अपनी, अब अपन कॉलेज कर रहे हैं। तो कॉलेज टाइम पे मैंने सोचा कि अपन कुछ पापा को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब घर उस कंडीशन में जा रहा है। इसी बीच में क्या हुआ कि मेरा अब मन था कि मैं आर्ट ले लूँ, बीए कर लूँ, 12th हो गई तो। क्योंकि मुझे जाना उधर ही था, ये नहीं पता था कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा? तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन स्टार्ट करते हैं, तो मैंने मैंने पापा को बोला मैं कि पापा मैं बीए ले लेता हूँ, और मैं बीए करके सिविल सर्विस की तैयारी कर लूँगा। क्योंकि बीएससी होना है ही नहीं, पास नहीं होएँगे उसमें, पहले से ही क्लियर था कि मैं उसमें पास नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि अवकलन, समाकलन अपने पल्ले पड़ता नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो वो 11th-12th पास होके आए थे, और यहाँ आके वापिस से बीएससी। तो फिर से वही यही हुआ कि जो सामाजिक प्रेशर था उसमें मैंने बीएससी ले लिया। बीएससी ले लिया, नाम भी आ गया, और अब बीएससी कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो आपको पता है वो प्रैक्टिकल होते, सीसी होते कॉलेजों में। हमने भी गया पहली बार दिन, मैं और मेरा दोस्त गया, हम चलो सीसी देख जमा करके आते हैं। तो हम गए जमा करने सीसी, मतलब वो बहुत अच्छा। तो हम गए सीसी जमा कर, पढ़ाई-वढ़ाई तो करते नहीं थे उस टाइम पे। तो सीसी बना ली, जमा करने गए, वहाँ वाइवा होता है एक। हुँ। तो उनने पूछा कि तुमसे खाली हम कुछ ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने बोला पूछिए। उन्होंने पूछा मेरे से कि बीएससी का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, तो मतलब मैं उसमें भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बैचलर ऑफ, तो बोले आगे क्या? और मैंने बोला बस, तो बोले बी से तो बैचलर हो रहा है क्या तुमने?
और वो किससे बना, वो किससे बना है? मैंने बोला सर सॉरी सर मेरे को याद नहीं। तो सब आपस में हँसने लग गए। बोले इनको देखो, मेरे दोस्त से पूछा कि सीसीई का फुल फॉर्म बता दो। मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता सीसीई का फुल फॉर्म को, और बीएससी का नहीं होता है, ये थोड़ा ज़्यादा लगा, हम लोग को भी ज़्यादा लगता है आज कि उस टाइम पे बीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। तो हम आ गए दोनों मिलके कि आ जाएँगे अब अपने नंबर, तो बता दिया अपन ने, बीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं बताया, तो अब तो पक्का मतलब फेल होना तय है अपना। एग्ज़ाम्स हुई बीएससी की, पेपर दिए, कुछ भी समझ में नहीं आता, दे दिए पेपर। अब रिज़ल्ट आने बचे थे, तो एक दिन खाना खा रहा हूँ मैं, और खाने में बीच में फ़ोन आता है, मतलब एक दोस्त का फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ गए हैं। मैंने मेरा रिज़ल्ट खोल के देखा, तो फेल, बीएससी फेल हो गए। अच्छा, तो खाना दूर रख दिया मैंने, मैंने बोला फेल हो गया यार जीवन में, मतलब पहली बार फेल हुआ मैं, धक्का लगा थोड़ा-सा कि अरे यार! मम्मी-पापा भी थोड़े से उदास हो गए कि फेल हो गया लड़का भी इस समय, और टीचर का लड़का फेल हो गया, वो अलग दबाव पिताजी के ऊपर। फिर मैंने मेरे उस दोस्त को फ़ोन लगाया, एक और जो दोस्त, मतलब हम 3 साथ में रहते थे, तो उसमें से एक इंदौर आ गया 12th के बाद में, और एक और हम दोनों लोग वहीं बच गए थे। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कि क्या हुआ भाई? तो वो बोले मैं भी फेल हो गया। तो मेरे को खाना वापस से थोड़ा भा गया कि ठीक है ये भी फेल हुआ है, तो मतलब फिर लड़ी थोड़ी हाँ, तो ये साथ वाले अपना साथी है, आगे नहीं। वो ज़्यादा दुःख हो जाता है कि अपन ही फेल हो गए। या तो दोनों पास हो जाने चाहिए या दोनों फेल हो जाने चाहिए साथ वाले। तो दूसरा भी पास, मतलब 2 भी फेल हो गया, तो मैंने बोला कि ठीक है यार, अब हम दोनों ने डिसीज़न लिया कि अब अपन बीए कर सकते हैं, क्योंकि अब तो फेल हो ही गए। इसी बीच में मतलब जीवन में ना ऐसा पड़ाव आया कि अब बीएससी फेल हो ही गए थे, और पढ़ाई-वढ़ाई कर नहीं रहे थे। इसी बीच में क्या हम लड़ाई-वड़ाई करते थे, तो जो एक दोस्त रहता था उसने उसके हाथ से कुछ ऐसा बड़ा कांड हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। हालाँकि वो हुआ, तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आए पॉज़िटिव, मेरे जीवन में भी आए, मेरे दोस्त के जीवन में भी आए। मतलब उसके ऊपर क्या एक हाफ मर्डर केस लगा था। कुछ ऐसे विवाद हो गए जब नए उस उम्र में, तो उसमें वहाँ से वो मतलब उससे फ्री होके 10-12 दिन में उससे फ्री होके वो तो मतलब लाइन पे आ ही गया। मैं भी लाइन पे आया उसके बाद में, कि जीवन में किसी से विवाद नहीं करना, क्योंकि चीज़ें बहुत खराब होती है अगर किसी से विवाद होता है। क्योंकि अपने को नहीं पता होता है, अपने पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रभावित होते हैं। तो उसके बाद से मतलब जो उसका विवाद हुआ, तो उसको 8-10 दिन कस्टडी में भी रखा गया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो उससे जब मैं मिलने जाता था जेल में, तो वो मतलब वो लड़का जो किसी से भी किसी भी कंडीशन में नहीं डरता था, वो जेल में रोने लग गया हो, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी होती है वहाँ पे। उसने वो मेरे को एक बात बोलता कि अब जीवन में कभी लड़ाई नहीं करेंगे किसी से। उसके जीवन में इतने सारे चेंजेस हुए, कभी किसी से लड़ाई नहीं करना आगे रह के। वो कोई लड़ाई करे तो अपन बोल देंगे कि भाई तू बड़े बाप का है, हम छोटे बाप के हैं, हम कर लेंगे मैनेज, हमको लड़ाई नहीं करना है। क्योंकि वो विवाद कुछ इस तरीके का हो गया। तो अब हमने वहाँ से पीछे समझ गए कि अब अपने को लड़ाई नहीं करना है। क्योंकि जब उसकी कंडीशन देखी तो हमें भी वो समझ आ गई। जैसे होता है ना, कुछ-कुछ चीज़ें आप बड़ों के कहने से नहीं सीखते हो, आपको ठोकर लगती है तो आप सीख जाओगे जीवन में। तो उसका ऐसा हुआ, उसके बाद से मेरे भीतर भी परिवर्तन आया कि हाँ, अब अपने को लड़ाई-वड़ाई नहीं करना। देन उसके बाद हमने सोचा कि अब मेरे को पापा को बोला मैंने कि पापा मेरे को इससे पहले एक और घटना ये हुई थी कि मेरे को है ना थोड़ी बातें ज़्यादा लगती है अगर कोई कुछ बोल देता था। कोई अगर आपने भी कुछ बोला है तो मैं उस बात को मन में बिठा लूँगा, तो हो सकता है कि मैं उसको लेके घूमता फिरूँ। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि अब बीएससी तो फेल हो ही गए थे, अब पढ़ाई-लिखाई हो नहीं रही थी। एक बार मैं और मेरा भाई खाना खा रहे थे दोनों, और हमारा दोनों का विवाद हुआ एक नींबू के टुकड़े को लेके, कि नहीं मैं लूँगा, नहीं मैं लूँगा, ऐसे करके वो। इतना मम्मी गुस्से में आई, मम्मी ने आके जो सुनाया, आके बोला कि अरे तुम कुछ करते तो हो नहीं, खाली घर पे बैठे रहते हो, मेरा आदमी कमाता है, एक तो तुम बोझ हो मेरे ऊपर से, और ऊपर से इसके लिए लड़ रहे हो। तो मेरे को लग गई वो बात कि यार मम्मी ने ऐसा बोल दिया, तो मैं तो अब उसमें आ गया कि अब बस अब काम कर लूँगा मैं, क्योंकि मम्मी प्रेशर में थी, मम्मी कभी भी ऐसा नहीं बोलती अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए, और मम्मी इस प्रेशर में थी, घर की कंडीशन ठीक नहीं है और इनको इस चीज़ की लड़ाई लड़नी है घर में दोनों भाई को। और उस टाइम पे मैच्योरिटी होती भी नहीं है इतनी, बस कहाँ उस उम्र में इतनी मैच्योरिटी होती है। तो मेरे को गुस्सा आया और मैंने मम्मी को बोला कि अब देखना मैं काम करके बताऊँगा आपको।
फिर मैंने काम ढूँढा, काम मिला नहीं ऐसे तो मैंने किसी से पूछा कि यार काम कहाँ मिलेगा? काम करना है मेरे को। तो किसी ने बताया कि कुछ नहीं तो आप मज़दूरी कर लो फिर। और मैंने बोला ठीक है मैं मज़दूरी कर लूँगा। तो क्योंकि मम्मी का ये भी समझ आ रहा था मुझे कि मम्मी अगर ऐसा बोली है तो उसके पीछे कारण ये भी था कि घर की कंडीशन बहुत ठीक नहीं है। जी, तो मैंने बोला कि ठीक है आऊँगा। तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल का आगर मालवा में जो सरकारी हॉस्पिटल बन रहा था उस समय पे, तो उसका वॉल पुट्टी का काम चल रहा था। तो मैंने भी वहाँ गया मैं भी और उनसे बात करी मैंने, जो भी वहाँ का ठेकेदार था उनसे करी कि यार मुझे भी लगा लो। तो उन्होंने बोला ठीक है। बोले तुम्हारा पहला दिन है तो बोले कि तुम एक काम करो, ये जो दीवारें हैं, ये जो बालू रेती की होती है उसको घिस दो तुम। तो मुझे वो फतरा दे दिया, बोले घिसना है इससे। तो मैंने बोला ठीक है। अब कभी जीवन में किया नहीं, मम्मी पापा के राज में तो मतलब राजा रहे जीवन में। पहली बार मैं काम करने के लिए निकला तो मैंने वो फतरे से घिसाई चालू करी। तो मेरी है ना ये जो यहाँ वाला पोर्शन होता है दोनों हाथ के, ये पूरे खून निकलने लग गया है ना, क्योंकि ये भी घिसते थे। मैं वो दीवार घिसता तो ये भी घिसा जाते थे गलती से। मतलब मेरे को आता नहीं था ना, तो पहली बार घिस रहा हूँ। अब वही हाथ लेके मैं मम्मी के पास पहुँच गया शाम को। पर मैं इतना वो हो गया कि भले ही कुछ भी होए, मैं काम नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि मम्मी ने ऐसा बोला क्यों है। सही वो। मम्मी मेरे को हाथ जोड़ के बोल रही कि बेटा काम मत करे, मेरी गलती हो गई मैंने तेरे को ऐसा बोल दिया। पर मेरे मन में तो वो आ ही गया था कि अब आत्मसम्मान की बात है यार, सही। कि आत्मसम्मान जब दाँव पे लगता है तो व्यक्ति फिर कुछ भी करेगा। तो मम्मी-पापा खूब बोला कि मत कर, मत कर। पर मैंने वहाँ पे है ना अर्जुन भैया 2 महीने तक लगभग काम किया। उन 2 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। मैंने पहली चीज़ सीखी कि यार मैं पहले दिन जब काम कर रहा था तो वो बोलता शाम को जब इतना सब मैं 2-3 कमरे की घिसाई करके वो शाम को ठेकेदार आके पूछता, "कुछ भी नहीं किया तुमने तो?" मैं शिद्दत से काम कर रहा हूँ उसके बावजूद भी वो आके बोल रहा है कि, "कुछ भी नहीं किया तुमने तो?" मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने बोला कि इनसे एप्रिशिएट करना चाहिए था मुझे, और ये तो मतलब सब मतलब मन में रोना आ ही गया मुझे कि यार ये नहीं सोचा था, मतलब मम्मी-पापा के बगैर जीवन ऐसा हो जाता है कि अगर वो अपना साया हटा ले अपने ऊपर से कच्ची उम्र में, तो शायद चीज़ें बहुत कुछ परिवर्तित हो सकती है। और मैं तो ज़बरदस्ती काम करने के लिए निकल गया। अब मेरा ऐसा है कि अब अपनी इज़्ज़त बचानी भी थी घर पे कि अब मैं वापस काम भी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो 4-5 दिन बाद ठहाके मारेंगे मेरे ऊपर कि काम करने गए थे आ गए वापिस। तो वो अलग इज़्ज़त की बात, इज़्ज़त क्या रहा है, इज़्ज़त अलग दाँव पे लगी। कब की बात है? ये लगभग 2017 की बात हो, 17-18 की बात है। जब ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। ग्रेजुएशन में तो फेल हो गए थे ना अपन, फेल हो गए थे। फर्स्ट ईयर ही फेल हो गए थे। हेलो। कुछ भी नहीं चल रहा था। कुछ भी नहीं चल रहा था। हाँ, फेल हो गए हैं, फ्री पेट थे, में हैं। हाँ, फंड से फ्री थे। घर से फ्री थे। बीए करना था, अगले साल का वेट कर रहे थे अपन कि बीए करेंगे अब। जी, तो वो काम से मैंने पहले दिन तो ये हुआ मेरे साथ कि यार मतलब किसी को जीवन में अगर किसी ने कुछ किया है तो कभी उसको ये नहीं बोलना कि तूने अभी यही किया है। मतलब बोलने का एक सलीका होता है। उसपे ये बोल सकते हैं कि वाह यार आज इतना कर लिया, कल इससे और ज़्यादा कर लेना। मतलब ये कितना कितना डिफरेंट चीज़ है। आप वही बात कर रहे हो लेकिन आपका तरीका थोड़ा-सा अलग हो गया है जी, कि हाँ यार, आप इस तरीके से आप उसको समझाइश दे रहे हो। ने उनने जैसे मेरे को देखी कि अब वो ठेकेदार है तो निश्चित सी बात है कि अगर आप मतलब एक अच्छा पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता है, तो उसका बात करने का सलीका बहुत अलग हो जाता है और वो ठेकेदार है तो उसकी अपनी सीमाएँ थी और उसने उस हिसाब से मेरे से बात करी। और वो मेरे से ही नहीं, वो सभी मज़दूर जो भी थे उनसे ऐसे ही बात करता था। यहाँ तक कि गाली देके भी वो सामान्य सा होता है और आज भी हो रहा है गाँव में, तो आप कहीं भी चले जाओ। अगर जो इस क्षेत्र में कर रहे हैं काम तो उनको पता चलेगा आपको कि सही है। सामान्य सा होता है, गाली देना तो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ना तो पैसा ठीक है, ₹200 दिन के मिल रहे हैं और ना यहाँ पे सम्मान है। तो वहाँ करते-करते एक दिन ऐसे हमारे साथ वाले के साथ ये घटना हुई कि रिसेंट में जो हमारे साथ में एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसकी शादी भी हुई थी और लगभग 2-3 साल हुए थे और इसकी एक छोटी-सी बेटी भी थी। तो हम एक दिन सब खाना खा रहे थे, मैं उनके साथ ही खाना खाता था। तो हम एक दिन सब खाना खा रहे थे और हमें पता चला कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई करंट लगने से। कुछ कृषि का काम-वाम कर रहा था, चोरी कर रहा था, तो उसकी डेथ हो गई। तो मुझे मतलब मैं थोड़ा-सा चिंता में आया कि यार इस व्यक्ति के परिवार वालों का क्या होगा? मतलब जो उनकी वाइफ़ है, उसकी बच्ची है, उसका क्या होगा? और वो व्यक्ति मतलब हम उम्र का, ज़्यादा वो भी नहीं कि बड़ा हो, ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इन लोगों का क्या होता है? तो मैंने पूछा किसी से तो बताया कि इनकी हेल्प हो सकती है अगर
डीएम महोदय चाहे या एसडीएम हुँ, महोदय चाहे हुँ, तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार बनना चाहिए। मतलब जो भावना मेरे भीतर कहीं न कहीं दबी हुई थी, तो मेरी प्रबल होने लग गई कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। मुझे अच्छे काम करने चाहिए उधर जाके कि मैं भी कुछ समाज को कंट्रीब्यूट कर सकूँ अपने स्तर पर। तो मैंने उसके बाद से वहाँ 2 महीने काम किया और 2 महीने के बाद मैंने ना कुछ लोगों को बोल के रखा था कि यार कुछ दूसरा काम हो तो मेरे को बता देना है क्योंकि इस काम में थोड़ा-सा वो हो रहा है। एक तो वो काम ऐसा था कि पूरे दिन भर आपको करना ही है और ₹200 ही मिलेंगे आपके। तो मैं घर जाके घर ले जा मतलब घर पैसे देने लग गया था। तो मम्मी को भी थोड़ा ठीक लगने लग गया कि ठीक है आज नहीं सही से तो कुछ कर रहा है ये अच्छा है, हुँ, बिगाड़ा कर सही है। तो कुछ सही कर रहा है ये बढ़िया है। तो वो भी ठीक ठीक लगने लग गया और फिर मैंने एक दुकान पे काम करना चालू किया। मुझे एक दुकान से वो मिला कि आप इस दुकान पे काम करने आ जाओ और उस दुकान पे ऐसा था कि जो ओनर था उसका ये कहना था कि तुम खाली सुबह आना, शटर उठाना दुकान की और खाली यहाँ दुकान पे बैठना है। वो फ़ोटोकॉपी की और फ़ोटो की दुकान थी। मैंने कहा ठीक है। बोले कोई काम वाम नहीं करना तुमको खाली यहाँ बैठना है और अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको बोलना है कि फ़ोटोकॉपी नहीं होगी यहाँ की। हुँ, तो मैंने बोला कि यार ये अजीब किस्सा है और उन्होंने बोला कि मैं तुमको ₹100 दूँगा 1 दिन के। यानी ये कि चलो ये काम बढ़िया है कि अपने लायक है कि अपन बैठ के बढ़िया तो मैंने बोला कि ये समझ में नहीं आया मेरे को कि फ़ोटोकॉपी की मशीन खराब है, ऐसा क्यों बोलना है ग्राहक को, जबकि अपने पास तो सही साट है सब चीज़ें। तो फिर वो बताते हैं कि अरे अपना कॉन्ट्रैक्ट है, लाडली लक्ष्मी योजना का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो सारे एक साथ कर लेते थे मतलब मेनली उसके लिए ही डेडिकेट थी उनकी शॉप। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने वहाँ पे 1 महीने काम किया और उस 1 महीने काम करते-करते जिस तरीके से मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर आप नीचे कर काम कर रहे हो, तो हुँ, आपको वैसे ट्रीटमेंट जो मिलता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मेरे को बोल रहे, "अरे चाय लेके आ जा रे, अरे ये कर ले रे।" मतलब जो बात करने का जो कम्युनिकेशन का जो वो होता है कि आप कैसे बात कर रहे हो, तो मुझे वो चीज़ बुरी लग रही थी कि यार मेरे को घर में कैसे ट्रीट करते हैं, यहाँ कैसे ट्रीट करते हैं, तो मेरे को बुरा लग रहा था कि यार अपन किसी अच्छी पोज़ीशन पे होंगे तो अपने से लोग कितने अच्छे से बात करेंगे। तो मैंने उस चीज़ को उस दिन मतलब रियलाइज़ किया कि यार अब अधिकारी तो सब इतने लोग तो नहीं बनते हैं, कुछ ही लोग बनते हैं। और जो इतने लोग हैं, वो लोग चाह क्यों रख रहे हो उसकी? मैं क्यों चाह रख रहा हूँ उसकी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो सम्मान नहीं है उस जगह पे, जो अपने को उस जगह पे मिलेगा। जी। तो मेरी इच्छा भी ये हुई कि अब मैं भी अधिकारी बनूँगा। तो मैंने लगभग उस शॉप पे भी 2 महीने काम किया और 2 महीने के बाद में मैं घर जाके पिताजी को बोला कि पापा वो मतलब उस दिन मेरे को रोना आया, मैंने बोला कि पापा यार सॉरी मैंने इतनी दिन के लिए आपके साथ जो किया वो उसके लिए। और पापा अब मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लूँ। मतलब पहली बार जीवन में ऐसा लगा मुझे, वहाँ पे काम करते हुए दोनों जगह पे काम करने के बाद में कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब बात मतलब वो हुई कि सम्मान की है कि अगर आप अच्छी पोज़ीशन पे नहीं हो तो आपका सम्मान नहीं होगा। तो मुझे ना एक चीज़ ये भी मेरे मन में बिठा ली कि यार जब मैं कहीं पे जाऊँगा, किसी भी पद पे जाऊँगा तो मैं नीचे वाले व्यक्ति से कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगा। और कभी भी ऐसे नहीं करूँगा कि तू रे, तेरे मतलब अगर मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल के व्यक्ति से बात करूँगा तो मैं बहुत सम्मान से बात करूँगा। क्योंकि मैं उस पोज़ीशन पे रह के आया हूँ, मैंने फेस किया है, तो मुझे बहुत समानुभूति है उस चीज़ के प्रति कि हाँ यार, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और मैंने ये भी देखा है कि अगर उस व्यक्ति से आपने सम्मान से बात भी कर ली तो वो बहुत खुश हो जाता है। सही है। उसको इससे ज़्यादा अपेक्षाएँ भी नहीं होती है। अगर उसका अधिकारी उससे ठीक से बात कर ले या उसका ठेकेदार उससे ठीक से बात कर ले तो बहुत खुश हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि अब जब मैं कुछ बनूँगा, तो मैं मेरे कार्यालय स्तर पर ध्यान रखूँगा कि मैं किसी को ऐसे बात नहीं करूँ। ना केवल कार्यालय स्तर पे बल्कि जब मैं कहीं भी जाऊँगा, किसी भी जगह पे जाऊँगा, तो मैं हमेशा किसी से बात करूँगा तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करूँ। ऐसे नहीं करूँगा कि जी, जिससे उसको ठेस पहुँचे। तो मैंने उसके बाद से सोचा कि अब प्रिपरेशन शुरू करना है। घर की कंडीशन तो ठीक थी ही नहीं। तो मैंने पापा को बोला पापा मेरे को प्रिपरेशन करना है, मेरे को इंदौर जाना है। तो पापा ने बोला कि वो तो है नहीं अपने पास इतना कि अपन इंदौर अफ़ोर्ड कर लेंगे। तो संयोग से मतलब उस टाइम पे ऐसा रहता है उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान की बहुत विशेष कृपा थी मेरे ऊपर और अभी भी है कि उनके ही मार्गदर्शन में सब ऐसा लग रहा था कि कोई महाशक्ति काम कर रही हो कि अब तो सब चीज़ें मिलते जा रही हो। तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ मिली वो मिली कि संयोग से जैसे मैंने आज बोला और 2-3 दिन में मेरे पापा के पास में फ़ोन आता है कि यार अपना दिशा प्रकल्प चलता है सेवा भारती का हरसिद्धि पे, वहाँ पे फ्री में क्लास होती है एमपीपीएससी के लिए। तो कौटिल्य की फीस वगैरह सुन के तो मैं बैठ ही गया था घर में, पर मैंने जब उसका सुना
तो मैंने पापा को बोला कि अपन देख के आते हैं। मैं और पापा दोनों यहाँ पे देखने गए दिशा प्रकल्प में, हुँ, ये जो हरसिद्धि पे चलता है। तो हम लोग गए देखने और हमें ठीक लगा कि हाँ, अपन यहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आया और मैंने देखा कि ठीक है, और अब मैं और मेरे दोस्तों को मैंने बोला कि अपन यहाँ पे रूम ढूँढ लेते हैं, जो वही पुराना दोस्त जहाँ जो यहाँ पहले आ गया था। हम दोनों लोगों ने कोचिंग के आस-पास रूम ढूँढना चालू किया। वो रूम भी हमको बजट में ही ढूँढना था, क्योंकि अब सब देखना पड़ता है पीछे के पीछे क्या है। तो हमने रूम ढूँढना चालू किया, तो हमने जूनी इंदौर में रूम ढूँढे। तो मुझे बहुत मुश्किल से मिला कि 1200 का रूम मिल गया एक जने के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ, ये अफ़ोर्ड हो जाएगा। दिशा कोचिंग की फ़ीस खाली एक बार रजिस्ट्रेशन लेना था, तो लगभग उस टाइम पे 100 या 500 रुपए थी। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और मैंने क्लास जाने का निश्चय कर लिया कि हाँ, अब अपन दिशा कोचिंग में जाके पढ़ाई करेंगे। कब की बात है ये? भूल-भुलैया की बात? हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको क्या, मैं 11 नवंबर 2018 को इंदौर में शिफ्ट हो गया था, ओके, और दीपावली हो गई थी और उसके बाद से मैंने क्लासेस स्टार्ट करी। ठीक है। तो क्लास में मेरा पहला दिन रहा यहाँ पे इंदौर में। तो मैंने पहली बार ऐसा माहौल देखा कि अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है, ऐसी कुर्सियाँ लगती है, ऐसी चीज़ें होती है। तो क्लास का पहला दिन बड़ा यादगार रहा मेरे लिए। पहले दिन क्या हुआ कि एक तो जब टीचर आते हैं तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक भैया आए अंदर, तो मैंने समझा कि ये सर हैं। मैं खड़ा हो गया। मैं खड़ा हुआ तो मेरे पीछे 2-3 लोग और खड़े हो गए जो नए-नए आ रहे थे वो। हुँ, तो सब हँसने लग गए, बोले अरे ये सर थोड़ी है, मतलब ये तो स्टूडेंट ही है। तो मैं बैठ गया, फिर सब लोग कह रहे हैं उन मतलब वो थोड़े से ज़्यादा एज के एज दिख। एज जो वो हाँ, वही ज अब एग्ज़ैक्टली। मुझे क्या पता था, तो सब हँस भी रहे कि अरे खड़ा हो गया उनके ऊपर। तो मुझे नहीं पता था। फिर मैम का मतलब मेरा लेक्चर जो था वो शायद पूजा मैम का था। तो वहाँ पे वो मैम जो था उनका ऐसा था कि जैसे आप जिस ज़िले से आए हो, तो आप उस ज़िले के बारे में वो पूछती थी कि आप यहाँ मंच पे आके उस ज़िले के बारे में बताइए, ताकि वो बच्चों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। है ना? जैसे आप जिस ज़िले से बिलॉन्ग करते हो। तो एक लड़की को उन्होंने बोला कि बेटा आज तुम्हारा टर्न है, तुम आके यहाँ पे बताओ अपने ज़िले के बारे में। तो मैं वो लड़की तो शर्मा रही थी आने में, कि यार मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बोलूँ? तो मेरे मुँह से निकला कि इसमें क्या शर्माना है? क्योंकि अब अपना तो बहुत होता है कि इसमें क्या शर्माना है, अगर ऐसे आए हैं तो। तो ये बात किसने सुन ली? मेरे पास बैठे एक दीदी ने सुन ली। कह रहे इसमें क्या शर्मा, तो उन्होंने मैडम से जाके बोल दिया कि मैडम ये भैया ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें क्या शर्माना है? तो मैंने बोला हाँ, इसमें क्या शर्माना है? तो मैडम ने कहा कि एक काम करो, तुम आके बता दो। तुम आके तुम्हारे ज़िले के बारे में बता दो। अब मुझे तो कुछ आता नहीं था कि कुछ बताना भी है, और पहली क्लास है और नया-नया एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला कि ठीक है मैडम, आता हूँ मैं। अब मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था कि ज़िले के बारे में बताते कैसे। तो मैंने जाके खड़ा हुआ तो मैडम बोली कि अ, कैसे बताओगे? खड़े होके बता दोगे? नहीं मैडम, बोर्ड पे बता दूँगा मैं तो उसको। फुल कॉन्फिडेंस मतलब। क्योंकि अपना अपना जिस जहाँ सामाजिकरण हुआ ना, वो चीज़ें अपने को नहीं पता थी। पर जब वो बाद में जब बाहर निकलते हैं ना, तब मुझे पता चला कि अगर अपना सामाजिकरण ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। क्योंकि अब जो चीज़ें नॉर्मल लगने लग गई, कहीं बोलना है तो नॉर्मल लगता है कि हाँ, बोल लेंगे, ऐसा क्या है। तो मैडम बोलती कि अरे यार, तुम बोर्ड पे बताओगे? मैं बोला हाँ मैम, बोर्ड पे बता। तो क्या कॉन्फिडेंस है व्यक्ति का, तो मैम ने बोला कि तुम्हारे लिए तो मैं ही बोर्ड साफ कर देती हूँ। तुम इतने विश्वास के साथ बोल रहे हो तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है। तब मैंने मार्कर लिया, मैंने बताना चालू किया अपने ज़िले के बारे में। अब तो अपने ज़िले के बारे में मुझे 4-5 चीज़ें याद थी कि हाँ, बलरामुखी का मंदिर है, गुफा बल्डा का मंदिर है, अब यही होएगा। 2-3 बेरू महाराज की बावड़ियाँ भी बताई थी। वहाँ के मालूम थे कह के बताना उनसे कि आप ये। एक वो मोती सागर तालाब के बारे में जो वो फैली हुई है बात, वो बता दी। मैडम खुश हो गए, वो पूरी क्लास खुश हो गई। अपना तो पहले दिन में रोला जम गया पूरी क्लास में, क्या क्या व्यक्ति आया है ये तो। मैं भी खुश कि छा गए अपन तो एक ही दिन। छा गया मैं तो पहले दिन क्लास में। पर मैडम क्या पहला लेक्चर हमारे यहाँ लेती थी और दूसरा लेक्चर पास वाली क्लास में जो सीनियर क्लास थी हमसे, जो पीएससी की तैयारी हमसे पहले कर रही थी, उसमें लेते थे। तो दूसरे लेक्चर जब वो उधर लेने गए तो उन्होंने बताया कि उधर एक मधुसूदन बेरा के नाम का लड़का आया है। बहुत बढ़िया लड़का है, और उसका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। हमने ये बात इस क्लास में जाके बोली उस क्लास में। तो अब वो बात तो घूम फिर के आ ही जाती है। तो मतलब मुझे वो चीज़ है ना हमेशा मोटिवेट करती रही। यार मैम ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो निश्चित ही अपन में कुछ बात होगी।
वो इधर से मतलब सब मेरे दोस्त अलग बनना चाहते हैं कि यार लड़का बढ़िया है, नए-नई क्लास में पहले ही दिन में ऐसा सुपर हिट गया मेरा तो बस अब अब चिंता थी कि खाने का क्या होगा? खाना बनाना आता नहीं था। तो प्रभु कृपा से ऐसा रहा कि यहीं छतरी बाग में ट्रस्ट चलती है इंदौर में, भोजन प्रिय साईं मंदिर की, आपने सुना हो तो कभी। मतलब कोई भी अगर नए बच्चे आ रहे हैं तो मैं तो बोलना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन में आ रहे हो और अगर आपके घर की कंडीशंस ऐसी है, तो वहाँ पे पास की सुविधा होती है। ₹300 का महीने का पास बनता है और खाना बहुत अच्छा देते हो। अभी भी चलता है अभी भी चलता है, ऐसा? बहुत अच्छा खाना देते हैं वो। मतलब आपको दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और बहुत व्यवस्थित खाना देते हैं। और गुरुवार को साईं मंदिर में स्पेशल रहता था क्योंकि वो साईं भगवान का वार होता था, तो खाने की व्यवस्था भी करवा दी प्रभु ने। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई चला रहा था मुझे, मैं तो खाली हुँ, चलता जा रहा था। सही। क्योंकि अब मन बना लिया था, वो कहीं पे ऐसा कोटेशन है ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो अच्छा, तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो मुझे भी वही लगने लग गया कि शायद अब कायनात मुझे मिलाने में लग गई है कि अपन इस चीज़ के प्रति डेडिकेट हो गए। तो अब मैं डेडिकेट हो गया कि हाँ, अपने को पढ़ना है, तो मैं खूब मन लगा के पढ़ने लग गया, कि हाँ, पढ़ेंगे यार अच्छे से। तो जब अब नई-नई क्लास थी, सब चीज़ें पढ़ लेता था मैं तो। बोला कि वो जैसे विकास सर बोलते हैं ना कि अकबर के जूते के नंबर, तो वो भी याद कर लेता था मैं। इस लेवल का पढ़ने लग गया कि बस सब याद कर लो। तो वो हालाँकि गलत तरीका था पढ़ने का क्योंकि पीएससी में ऐसा नहीं होता है कि आप सब पढ़ लो एक साथ। तो अब मैं एक 1 साल तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है जीवन में, पढ़ना क्या है? बस पढ़े जा रहे हैं, ये भी नहीं पता था कि सिलेबस क्या है, वो चीज़ें क्या है। मतलब 2019 लगभग चल रहा था, एंड चल रहा था 2019 का। और 2019 के एंड में एक दिन क्या हुआ कि हमारी कोचिंग में एक सर आए, हमारी कोचिंग में आज़ाद पीजी की फैकल्टी है वो, और वो आए, तो वो लेक्चर लेते थे हमारे यहाँ पे। तो मुझे उसके पहले थोड़ा-सा ये पता चल गया था कि अच्छा सिलेबस से ही पढ़ना पड़ता है एमपीपीएससी को। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं कि हाँ, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। तो मैंने एक दिन वो क्लास ले रहे हैं हमारे सर, और हमारे उस टाइम पे जो मतलब दिशा कोचिंग में जो बच्चे थे, उस टाइम पे लगभग 300 बच्चे थे। तो मतलब वो टीचर थोड़े से वो थे, एग्रेसिव टाइप के थे। अच्छा, मन बहुत अच्छा था पर एग्रेसिव टाइप के थे। तो एक दिन उन्होंने क्लास में पूछा कि तुम बच्चों का भविष्य नहीं है। मतलब ऐसा बोला उन्होंने क्लास, क्योंकि तुमको आधे इनमें से आधे को तो ये भी नहीं पता है कि तुम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो सही बात। और कर क्या रहे हो। तो मेरे को बात लग जाती है, तो मैंने बोला यार ये किससे बात कर रहे हैं यार, ईगो पे लग रही है बात यहाँ तो। हाँ, बचपन से यही चलता आ रहा है। हाँ, ईगो ही तो चल रहा है। तो वो बोलते कि तुमको पता नहीं है कि तुम। तो मैंने बोला कि उनने बोला, "अच्छा तुम मुझसे ये बताओ कि तुम कितने बच्चे ऐसे श्योर हो कि तुम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? हाथ खड़े करके बताओ।" तो मेरे जैसे 10-15 लोगों ने हाथ खड़ा करा। 300 बच्चों क्लास में से लगभग कर ही दिया था, 50-60 बच्चों ने तो नहीं, हाँ, हमको पता है कि हम किस चीज़ की कर रहे हैं। तो सर ने उनमें से बोला कि अच्छा इनमें से ये बताओ कि किसको अपने एग्ज़ाम का सिलेबस पता है? तो 4 लोगों ने हाथ खड़े करे थे। उसमें से एक मैं भी था। पहले उन 3 से पूछा गया कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? तो किसी ने बताया पुलिस की कर रहा हूँ, किसी ने बताया क्या। मतलब वहाँ ऐसा था कि सब बच्चे एक साथ बैठते थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो एक डेडिकेटेड क्लास थी। पर हाँ, चूँकि इतिहास सभी को आता ही है, तो इतिहास में सब बैठे ही हैं। पॉलिटी सभी को आती है, पॉलिटी में सब बैठे ही हैं। तो वो जो सर क्लास लेने के बाद उनने 4 बच्चों को खड़ा करके पूछ लिया, सिलेबस बताओ। सबकी वो निकल रही थी कि सिलेबस ठीक से किसी को पता था नहीं। मेरी बारी आई, मुझे खड़ा किया, सिलेबस बताओ। तो मैंने बता दिया सिलेबस। बोले कितने पेपर होते हैं, क्या होता है? मैंने सब बता दिया उन्हें। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि अब तुम्हें ना मतलब सिर्फ़ इसी से सिलेक्शन नहीं होगा जीवन में, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला जी सर। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुमको पढ़ना हो तो तुम आज़ाद पृथ्वी में आ जाओ, क्योंकि वहाँ सारे लेक्चर लगेंगे। क्योंकि वहाँ जिसको दिशा कोचिंग का अपना था कि 3 लेक्चर लग रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आज़ाद पृथ्वी में आ जाओ, वहाँ पे आके आप पढ़ लेना। मैंने स्पष्ट कहा कि सर मेरे पास फीस नहीं है कि मैं वहाँ पढ़ लूँ आके। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं करवा दूँगा तुम्हारा, तुम वहाँ आके पढ़ लो। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैंने बात करना चाही उनसे, पर हालाँकि कुछ कारणों से क्या हुआ कि उनका उनका आना बंद हो गया कोचिंग में, और संयोग से वो रहा कि उसके बाद से मेरे मन में वो चीज़ बैठ गई कि अपने को और भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब कोचिंग तो ठीक है, अपने को और ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा। इसी बीच में एक घटना ये थी कि ये जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं भी ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ। तो ये ओबीसी वाले बच्चों को सरकार है ना पीएससी की तैयारी करवाती है और छात्रवृत्ति भी देती है। हाँ, हाँ, मुझे भी पता तब चला था जब मैंने कहीं पे
मुझे किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो मैंने बोला बढ़िया है, छात्रवृत्ति मिलेगी और अपना और लगभग 5-6 हज़ार रुपये महीना मिलेगी और अपना कोचिंग भी करवाएँगे। बढ़िया है, करते हैं। तो कोचिंग का यहाँ एड्रेस था, मुझे उस कोचिंग का नाम तो भूल गया हूँ मैं। तो मैं क्या करता था कि सुबह कोचिंग रखती थी दिशा में 9 बजे से 12 बजे तक, और मैं खाना खाता था 2 बजे तक वहाँ पे साईं मंदिर में, और उसके बाद मैं क्या करता था, यहाँ क्लास लगती थी 4 बजे। यही जो कोचिंग का नाम था, मैं कोचिंग का नाम तो भूल गया हूँ, छोटी कोचिंग थी। उन्हें कॉन्टैक्ट कर लिया था उस हिसाब से, मतलब पता नहीं क्या हुआ था वो चीज़ें, हमको तो बोला था कि आपको पढ़ाएँगे बस, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी आपको, हमारे सारे डॉक्यूमेंट भी लिए उनने। तो मैंने बोला बढ़िया है यार, तो मैंने क्या करा कि 2 बजे तक तो मैं वहाँ खाना-वाना खा के बैठता था, और 3 बजे में ना वो हरसिद्धि से पैदल-पैदल निकलता था। तो पैदल-पैदल आता था ये अपना ब्रिज के नीचे से होके यहाँ पे सीधा कोचिंग, पैदल-पैदल। वो चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, भरी गर्मी में आता था पैदल-पैदल और वापस भरी गर्मी में पैदल-पैदल, जो नींद दौड़ में वापस रूम पे चला जाता था। तो मतलब मैं इस लेवल का थक जाता था कि खाना बनाने की तो इच्छा ही नहीं होती थी। जाके डायरेक्ट, कभी-कभी तो डायरेक्ट जाके नींद ही आ जाती। क्योंकि आप अगर 7-8 किलोमीटर पैदल-पैदल चल रहे हो और वापस से फिर 5 से 20 मिनट फिर पैदल-पैदल चलो। और पैदल चलना तो ऐसा हो गया था कि ठीक है यार, क्या है ऐसा चलने में? मैं सोचा कि ₹10 भी बचेंगे तो काम आएँगे। क्योंकि कभी घर में पैसे नहीं आए, घर 3-3 हज़ार रुपए का बजट लेके चलते थे घर से। 3,000 में 1,000, 1,000-1,200 का रूम रेंट, शाम का खाना-पीना और बाकी सब चीज़ें मैनेज करता, उसमें भी सेविंग करके चलता था मैं कि कभी घर से पैसे नहीं आए तो अपने को नीड लगी तो ठीक है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब अभी की है, 2-3 साल पहले की हाँ, कि 2-4 साल पहले। 2019 19 2019-20 में। हाँ, 19-20 की बात चल रही है। इसमें तो फिर कोविड आ ही गया था, तो 19 एंड में सब चल रहा था यहाँ। तो मैंने कोचिंग के बाद मुझे राजवाड़ा में एक फ्री लाइब्रेरी मिली, श्री श्री हरि फ्री शॉपिंग लाइब्रेरी करके है। फिर वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन चालू करी यूट्यूब से। तो वहाँ का मेरा रूटीन जो था वो ऐसा था कि मैं सुबह 8 बजे रूम से निकलता था खाना-वाना बना के, हुँ। और इसके बाद मैं 8 बजे से लेके तो रात के 8 बजे तक लाइब्रेरी में ही टाइम स्पेंड करता अपना पूरा, यूट्यूब वीडियो के साथ में। और मैं इस दौरान अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे रख लेता था, ताकि मुझे किसी का फ़ोन नहीं आए, और फ़ोन फ्लाइट मोड पे रखने के बाद मेरा वहाँ से वाईफ़ाई कनेक्ट करके सारे वीडियोज़ वगैरह देख लेता था। तो सुबह-शाम ऐसे ही बीतती जा रही थी बस कि इसे कंटिन्यू लगभग मैंने 3 साल तक उस लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड किया कि वो मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड से हटता तो बस एक ही बार कि मैं घर पे बात कर सकता हूँ। किसी मतलब दीदी से बात करता था मैं सबसे ज़्यादा, तो मम्मी से भी बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। क्योंकि मम्मी को अपन सब सुना सकते हैं कि क्या-क्या हुआ, दीदी को भी सब सुनाना था कि आज हुँ। क्या-क्या हुआ। तो मेरे पास उस टाइम से मतलब मैं 2-3 साल रिचार्ज भी नहीं रखा मैंने मोबाइल में, क्योंकि रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। वहाँ लाइब्रेरी में वाईफ़ाई था ही से, तो पूरा उसको होता था कि हाँ, अब सारा डिपेंड है अपन लाइब्रेरी पे। और लाइब्रेरी के बाद अपनी जो वहाँ की इसके बाद से जो मैंने लाइब्रेरी से ही सारा मैंने 21, 22, 23 और 24 के मेंस वहीं से लिखे, वहीं से पढ़ते हुए, और वहाँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा कि हाँ, ये चीज़ है। तो लाइब्रेरी कैसी, ये भी मतलब कुछ योजना के अंतर्गत आती थी या फिर ऐसा कुछ? लाइब्रेरी एक्चुअल में वो शासकीय टेवी ट्रस्ट के नाम से, वो निःशुल्क लाइब्रेरी थी। अच्छा। जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ अच्छी आप कुछ अच्छे लक्ष्य पे गए हो और आपके इंटेंशन अच्छे हैं, तो प्रभु आपकी बहुत मदद करते सही है। हैं। मेरे को लाइब्रेरी का बहुत सपोर्ट रहा। लगभग 2-3 साल तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो बुक्स भी अवेलेबल करवाते थे कि अगर आपको कोई सी बुक्स चाहिए तो ऊपर उनके पैसों से अफ़ोर्ड करवाते थे सब चीज़ें। और उन्होंने सिस्टम भी दे रखे थे कि अगर आपको लेक्चर देखना हो तो आप सिस्टम पे देखिए, 6-7 सिस्टम लगवा रखे हैं। और अगर आपको मतलब उन्होंने ये तक बोल दिया था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन चाहिए किसी में, तो हम वो भी दिलवा देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बस। ओके। मतलब बहुत लेवल पे सपोर्ट करते हैं। यानी ये कहाँ पे है लाइब्रेरी? ये राजवाड़ा महल के भीतर ही है अभी लाइब्रेरी। भी चलती है? हाँ, अभी भी चल तैयारी के बारे में बात करेंगे, एमपीपीएससी का। काफ़ी कुछ लंबा हो गया है हमारा पॉडकास्ट, तो अब चाहते हैं कि एमपीपीएससी पे आएँ। अब बताइए कि कैसे आप तैयारी करते थे? कहाँ से शुरुआत करी आपने? क्या प्री का पढ़ना स्टार्ट किया या फिर मेंस से स्टार्ट किया? कैसे क्या किया? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जब वहाँ लाइब्रेरी पढ़ाई करता था, तो मैंने ये देखा कि अपने को पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए, और मैंने ये भी देखा पहले कि अपने को पहले मेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्री अकेले से तो कुछ होना नहीं। तो मैंने मेंस का सिलेबस उठाया और वो
सिलेबस के टॉपिक मैंने यूट्यूब पे डालने चालू कर दी। तो मैंने कुछ जो सोर्सेस है मतलब मैंने अपनी 90% जो पढ़ाई है मैंने अ, कोचिंग के बाद में पूरी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से करी और मैंने किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। हाँ, मुझे बाय चांस प्रभु कृपा से किसी का सब्सक्रिप्शन मिल गया, जैसे एक दोस्त ने मुझे अनअकैडमी का दे दिया। मैंने वहाँ से हिंदी पढ़ लिया और विकास सर के एथिक्स के लेक्चर मिल गए थे तो मैंने वहाँ से एथिक्स पढ़ लिए। तो मतलब ऐसा है कि जो-जो जहाँ-जहाँ से मिलता जा रहा था मैंने वहाँ से कवर कर लिया। बस क्या करा मैंने कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे मैंने के, वो सिलेबस से मिलाया और मैंने आगे देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भविष्य में। और मेरा नोट्स का ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं नोट्स ऐसे बनाता था, जैसे एक टॉपिक लिया अपन ने भारतीय संविधान, तो मैं भारतीय संविधान ऊपर लिखता था पेज पे और उसके क्वेश्चन देखता था पीवाई की, जितने भी हैं मेंस के, कि 1989 से लेके अभी तक कितने आए। तो सब भारतीय संविधान और उसका निर्माण में जितने भी क्वेश्चन आते थे, मैं सब उनकी हेडिंग्स जैसे कि अगर संविधान निर्माण में भूमिका क्या थी संविधान सभा की, तो मैं खाली इतना लिखा था उस पेज पे कि संविधान सभा की भूमिका पूछिए। तो संविधान सभा की भूमिका हेडिंग करके इसे क्वेश्चन मैं ऊपर लिख लेता था और नीचे उसके संविधान सभा के निर्माण और संविधान सभा के बारे में मैं नोट्स बना लेता था। तो मैंने बस ऐसे डिक्ट टू लाइन सिलेबस के नोट्स बनाए, सब पूरे सिलेबस के। ठीक है। तो ऐसे मैंने उसको फिर रिवीजन भी चालू कर दिया और उससे क्या हुआ कि मेरे नोट्स भी छोटे हो गए और मुझे एक समझ भी बनती गई कि हाँ, मुझे किस तरीके से करना है। इस बीच में क्या हुआ कि मैंने वहाँ बीच में एक एग्ज़ाम टाइम चैनल करके उसमें मैंने कॉपियाँ भी चेक करी जो मेंस की होती है वो। और मैंने जो आंसर राइटिंग सीखी वो एक सर्वोदय कोचिंग करके है, पिंटू सर चलाते हो। मैंने वहाँ से वो कॉपियाँ चेक करते थे हमारी सबकी, तो मैंने वहीं से आंसर राइटिंग भी शुरू करी। तो मुझे 2 चीज़ें मतलब यहाँ से मिली तो मैंने बहुत मेंस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मैं मेंस का ही टारगेट पहले था, प्री का तो मैंने मतलब जैसे ऐसा होता था कि एग्ज़ाम के 3-4 महीने में पहले प्री का पढ़ता था। जैसे मैं 2021 का मेरा अटेम्प्ट नहीं था कि मुझे देना है, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं था। मैं अपना पूरा मेंस का फ़ोकस कर रहा था कि मुझे मेंस पढ़ना है। मैं प्री का पढ़ नहीं रहा था, लेकिन वो कोविड की वजह से क्या हुआ कि 2021 का अटेम्प्ट एग्ज़ाम लेट हुआ, तो मुझे भी मतलब मौका मिला कि हाँ, आप भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो फिर मैंने तब प्री का पढ़ना चालू किया था लगभग या 2-3 महीने पहले। तो प्री का ऐसा है कि आप अगर आपका मेंस बहुत अच्छा है, तो आपको प्री की इतनी चिंता नहीं होती है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि अगर मैंने मेंस का पहले पढ़ा है, तो मेरा प्री निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, तो प्री निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, तैयारी को कितना समय लगा होगा? मतलब सिलेबस पे जो कमान होती है ना हमारी पूरा एमपीपीएससी पे, लगभग कितना समय लगा होगा कि इतने समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है मतलब और अब आप रेडी है अपना अटेम्प्ट देने के लिए? देखो, तैयारी का जो समय है ये सब फिक्स तो ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते कि इतना ही समय होता है। जैसे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चालू करा क्योंकि मेरे पास ये था ही नहीं कि मैं कभी टॉपर रहा नहीं, ना हुँ, मुझे पहले के कुछ कॉन्सेप्ट याद थे। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे पहले की चीज़ें याद थी। और अगर जैसे कोई अगर टॉपर रहता है, शुरू से ही टॉपर बनता है और उसको पहले से ही समझ है, इससे बहुत मैटर करता है कि आपके आस-पास लोग कैसे, अगर आपके पास आस-पास अच्छे लोग हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और आप ज़्यादातर देखोगे ना तो वो लोग ज़्यादा सफल हो जाते हैं जो शुरू से टॉपर बनते आ रहे हैं। मतलब अगर आप अभी भी देखोगे सफलता की दर तो उन लोगों की ज़्यादा रहेगी जो 10th में भी जिला टॉपर है, 12th हुँ, में भी टॉपर रहे हैं। हुँ। क्यों? क्योंकि उनका पृष्ठभूमि बहुत अच्छी बनी होती है, सही है। जो कमांड होती है वो बहुत अच्छी बनी होती है, तो उनको कम टाइम लगता है। मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने तो पढ़ना ही यहाँ आके सीखा है कैसे चीज़ों को ऐसे पढ़ें। यानी कि फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है कि आपकी जो फैमिली है, वो किस बैकग्राउंड, किस लेवल से है। क्या एज ऑलरेडी वहाँ पे जो आपका परिवार है, इससे कोई अधिकारी बना है? क्या ऑलरेडी कोई जॉब में है या नहीं है? हाँ, इसका फ़र्क बहुत पड़ता है। जैसे कि ये डिपेंड करता है कि अगर किसी के परिवार में अगर कोई अधिकारी है, हुँ, तो उसको पता होता है कि कौन-सा रास्ते पे ले जाना है इसको। सही है, जैसे मैं जिधर भटका हूँ, तो कम से कम उसको उधर को नहीं भटकना पड़ेगा। सही है। और दूसरा ये भी होता है कि अगर भले व्यक्ति की फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं है, पर अगर वो शुरू से टॉपर रह रहा है, मतलब होता है ना गोदड़ी के लाल बहुत सारे निकलते हैं, तो वो टॉपर ही रहते हुए आते हैं। और बहुत प्रतिभाएँ हैं अपने देश में, अपने गाँव में। बहुत सारे अगर वो शुरू से टॉपर बनते आ रहे हैं और उनको खाली एक सही दिशा मिल गई, तो वो निकल जाएँगे जल्दी। पर अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है पढ़ने में और अगर वो तैयारी करना चाह रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। मेरे को सिलेबस मेंस का पूरा करने में लगभग 3 साल लग गए।
अच्छा, क्योंकि मैं एकदम एग्ज़ैक्ट सिलेबस करना चाहता था कि अपने को कहीं से भी फिर भटकना नहीं पड़े, एक बार अपन नोट्स अपने प्रॉपर बना ले, इसके बाद फिर अपन फ्री हो जाएँगे। और चूँकि मेरे पास एक दूसरी ये भी था ना कि मेरे पास टाइम था, जो मेरा अटेम्प्ट था ही नहीं, 2022 का अटेम्प्ट था, मैं 2019 में प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब ग्रेजुएशन के साथ में मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं धीरे-धीरे भी चल रहा था कि हाँ, अपन आधा-आधा से सिलेबस पूरा करेंगे, बस पूरा सिलेबस पूरा करना है अपने। तो और मेरे को थोड़ी समझ में भी टाइम लग रहा था, ऐसी समझ बनाने में भी टाइम लगा। तो शायद इसलिए और दूसरा ये भी होता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो और कितने टाइम में आप आउटपुट निकाल रहे हो। जैसे कि एक लड़का है जो 4 घंटे में उतना पढ़ लेता है जितना दूसरा लड़का 12 घंटे में पढ़ रहा है। सही कारण क्या है? कारण एक तो यही है कि उसकी बैकग्राउंड बहुत सही है माइंड का, क्योंकि उसने फिज़िक्स न्यूटन का नियम 10वीं में याद है, 10वीं से याद है उसको। यहाँ भी न्यूटन का नियम ही लिखना है। और मेरे को तो यहाँ आके पता चला कि अच्छा न्यूटन का नियम ये बोल रहा है। क्योंकि मेरे को यहाँ आके समझ बनानी पड़ रही है उस चीज़ों की। तो वो डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट जल्दी निकलेगा जो एकदम शार्प माइंड का है, क्योंकि उसके पृष्ठभूमि अच्छी रहेगी। दूसरा ये भी मैटर करता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा नहीं चल रहा हो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो उतना आउटपुट नहीं निकाल पाता। पता चल रहा है कि पढ़ाई कर रहे हैं और मन में कुछ और ही चल रहा है, तो वो ये अच्छा आउटपुट नहीं आता, उसकी वजह से टाइम तो हो ही जाएगा। तो सही डिपेंड करता है कि और मुझे अगर अच्छा मतलब अगर मैं कहना चाहूँ आपको एक लाइन में, तो ये होगा कि अगर कोई अच्छा ही व्यक्ति है पढ़ने वाला, भले उसका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, भले वो पास्ट में पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, तो मोर देन इनफ है 1.5 से 2 साल उसका मैथ्स का सिलेबस अच्छे से पूरा करने को, कि वो हर चीज़ को अच्छे से लिख ले, आंसर राइटिंग सीख जाए, ये सारी चीज़ें हमने और प्रीलिम्स तो लगभग 2-3 महीने, पहले 3 महीने अच्छे से डेडिकेट होके देगा तो हो जाएगा, अगर मेंस अच्छा है तो। मैं भी अपनी तरफ से एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अगर कोई शुरुआत कर रहा है, ठीक है? तो उसको प्रीलिम्स पे ना जाते हुए आपने जैसा बताया, मेंस पे ही पहले फ़ोकस करना है। मेंस पूरा आपको अच्छे से करना है, ताकि फिर प्रीलिम्स को आसानी से आप कर सकते हो, है ना? देखो मेंस में तो कुछ चीज़ें छुपी प्रीलिम्स की लगभग 40 से 50% चीज़ें छुपी ही होती है। अगर आप संविधान का निर्माण पढ़ रहे हो, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। सही वो प्री के क्वेश्चन आते ही है और आए ही होंगे। तो ऐसे हर जगह पे होगा। अगर आपने मूल करते हुए 10 याद करें, मेंस का सिलेबस है, अब पेपर उठा के देख लो कि वो फिलहाल मूल करते हुए उठा के पूछेगा कि संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो क्वेश्चन वहीं से तो आ रहा है। सही है। तो लगभग आपकी समझ बहुत अच्छी बन जाती है अगर आपका मेंस बहुत अच्छा है तो। अच्छा, अगर सब्जेक्ट की बात करूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एथिक्स ऐसे वगैरह जो भी है, कौन-सा सब्जेक्ट ठीक-ठाक लगता था, अच्छा लगता था, पढ़ने में मज़ा आता था और कौन-सा सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि यार, क्या सब्जेक्ट है यार? अच्छा, देखो मेरे को तो मतलब वो था कि अब अपने को तो ऐसा है कि अब तुम कुछ भी दे दो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे को। ऐसा मतलब ऐसा था कि मेरी मजबूरी थी कि अब मेरे को पढ़ना है, क्योंकि मुझे वो था कि मुझे बनना ही है। नहीं, पर एक इंटरेस्ट तो ये बात सुनो, इंटरेस्ट वाली बात ये था कि ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है, कि उसको पढ़ने में वो ज़्यादा मज़ा आएगा कि उसको समझ आ रहा सही, है ना? जैसे अब मेरे को मैथ्स समझ में नहीं आता था, तो ट्रांसलेशन मेरे को करने नहीं आते थे, तो मैं इन दोनों चीज़ों से दूर भागता। मैं ट्रांसलेशन तो ब्लैंक ही छोड़ के आता रहा है। अच्छा, ट्रांसलेशन करने नहीं आता था कि यार इसको छोड़ देते हैं, कुछ और दूसरे सब्जेक्ट पे अच्छी कमाना। तो मतलब मेरे तो जो सब्जेक्ट थे वो मैं उन पे फ़ोकस करता था, तो वो थे आर्ट आर्ट बैकग्राउंड की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उन पे ज़्यादा अच्छा लगता था। एथिक्स, हिंदी ये सब अच्छा लगते थे। बाकी ये जो साइंस बैकग्राउंड का है, इसमें भी खाली मुझे मैथ्स से थोड़ी-सी दिक्कत होती थी, बाकी बाकी सब सीख गया था मैं धीरे-धीरे कि अच्छा है, बढ़िया इंटरेस्टेड है। मतलब पीएससी पढ़ने के बाद ऐसा रहता है कि अगर कुछ नहीं भी बने हैं तो जीवन बहुत अच्छा कर देता। मतलब एमपीपीएससी का भी वही सिलेबस है कि हुँ। सामान्य चीज़ें जो ऐसी लगती थी तो वो बहुत अच्छे से होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी पढ़ लो कि काम आएगी जीवन में, और अब मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, क्योंकि लोगों को प्री और मेंस से ज़्यादा डर नहीं लगता, इतना ज़्यादा उनको इंटरव्यू से डर लगता है, कि भाई बोर्ड बैठेगा सामने, 3-4 लोग बैठे रहेंगे। कभी किसी के सामने ऐसे तो बैठे ही नहीं हम, कभी किसी के सामने बोला ही नहीं हमने ऐसे। क्या कुछ तैयारी करी थी इंटरव्यू के लिए आपने? देखो इंटरव्यू के समय पे तो ये है कि मैं उस टाइम पे जॉब करता था, सिक्योरिटी गार्ड की। हुँ, मतलब मैंने लगभग तैयारी के दौरान लगभग 2024 के मई में मैंने 21, 22 और 23 का मेंस लिखने के बाद ना मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब भी करूँगा साथ में, क्योंकि अब मॉरल प्रेशर था मेरे ऊपर कि अपने घरवालों से कैसे लेना, क्योंकि आ ही जाता उस एज में आने, और ऊपर से पीएससी पढ़ लिए हैं तो और ज़्यादा लगता है वो कि हम घरवालों से पैसे लेना बंद कर देते, क्योंकि
मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस समय हुँ, और घर की भी चीज़ें कुछ ऐसी चल रही थी उस समय पे और उस समय पे हुआ क्या कि ये जॉब करने के डिसीज़न के पहले मेरा ऐसा था कि अ, पापा स्कूल चला रहे थे और मेरा 21 का मेंस फेल हो गया था। मैंने पापा को बताया था कि पापा 21 का मेंस मेरा फेल हो जाएगा क्योंकि मुझे लग गया था मेंस देते हुए कि मेरा मेंस क्लियर नहीं होगा, तीसरे पेपर के बाद में, क्योंकि मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था उस समय। और पापा को थोड़ा-सा बुरा लगा कि दिक्कत आएगी। तो क्या हुआ उस समय पे कि मेरे पिताजी जो थे उस समय पे डिप्रेशन में चले गए। मेरा वो रिज़ल्ट सुनने के बाद में 10-20 दिन के बाद में वो इतने डिप्रेशन में गए कि ये 2024 की बात होगी। वो इतने डिप्रेशन में गए कि उनका 1 महीने में लगभग 13 किलो वेट लॉस हुआ। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा। उससे मेरी मम्मी भी थोड़ी वो डर गई कि क्या होगा? इसको सँभालने वाले सिर्फ़ हुँ, मेरे हुँ। पिताजी थे। उस समय पे फिर दीदी ने इसको सँभाला तो मुझे ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। तो मेरे रूममेट थे कमल सिंह जी, उनने वो भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि रहने दो तुम मत करो जॉब, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। तुमको पढ़ाई करना है तो मतलब मैं सपोर्ट कर दूँगा तुमको। मतलब वो बहुत अच्छा उनका बड़प्पन था। तो मैंने बोला कि नहीं, नहीं मेरे को करने ही है, क्योंकि मेरे को घर भी भेजना थे पैसे। मैंने बोला कि नहीं, नहीं मेरे को करने ही है। क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े लड़के पे होती है और सामान्यतः मतलब भारतीय समाज में तो लड़कों के ऊपर तो ज़िम्मेदारी वो सोच के ही चलते हैं कि अपने ही ऊपर आना है। मेरे ऊपर भी थी कि एक तो फैमिली का वो सारी चीज़ें, घर वालों ने लगभग इन 4-5 सालों में जो मेरे ऊपर निवेश किया है, उसका रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। और दूसरा चीज़ तीसरी चीज़ ये भी है कि घर में दीदी की भी शादी करनी है, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई, जो मैं कहीं न कहीं मतलब बहुत प्रेशर में था उस दिन कि अपने को डिसीज़न लेना पड़ेगा कि अपन कुछ और भी करें। अब मैंने 22 का मेंस लगभग आने लिख ही दिया था। हाँ, मैंने 22 का मेंस लिख दिया था, जनवरी में था, 23 का मेंस भी लिख दिया था। उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट करी। तो मैं मतलब मेरे पास उस टाइम पे कोई व्हीकल नहीं था, जॉब करने मेरे को जाना था विजयनगर। मतलब अब मेरे रूम से लगभग 12 किलोमीटर दूर थी जो जॉब की जो जगह थी। पहले दिन साइकिल से गया तो मैं चला के जा रहा था, पहले दिन आया और 3 लोग आए बाइक से और ठोक गए मेरे। पहले दिन एक्सीडेंट हो गया मेरा वहाँ पे, जॉब करने गया मैं तो। तो अब 11 बजे का टाइम था तो सर का फ़ोन आया कि अभी तक तुम आए नहीं जॉब पे, रात के 11 बजे रात का। का, अच्छा, मैं नाइट ड्यूटी नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी मैंने को करा के यार मेरे को नाइट ड्यूटी मिलेगी तो मैं वैसे ही पड़ गई। तो मैं जैसे-तैसे वो साइकिल को उठा के लोकेशन हाथ में वो साइकिल को हाथ में लेते हुए लोकेशन देखते-देखते मैं पहुँच गया मेरी लोकेशन पे कि वहाँ जा रहा हूँ। मेरे हाथ में खून ही खून बह रहा है इसमें से, सब दूर से और मेरे को पेन नहीं हो रहा लेकिन उस दिन, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही है उस दिन की घर की सारी ये चीज़ें, पापा का भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हो, आपके माइंड पे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तब आपको कुछ भी हो रहा होता है, आपको प्रेशर नहीं फ़ील होता है कि क्या हो रहा है। सही। जब मैं वहाँ गया तो हम 2 गार्ड ड्यूटी करते थे उस दिन, अभी भी 2 ही करते हैं। तो मैं जब गया तो एक गार्ड बैठा था तो मेरी हालत देख के बोल रहा कि तू आ कैसे गया भई ऐसे? कि वो घर जाना चाहिए, तेरा हाथ अपने यहाँ से गिरना था, ये जो निशान है अभी उसी के रह गए हैं। और मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं चला तो जो ग्लास था ना वो पूरा हाथ में घुस गया। तो वो उसके जो 5 के सारे टुकड़े थे वो इसमें चले गए अंदर। तो मैंने फर्स्ट एड बॉक्स रहते ही फर्स्ट एड बॉक्स लिया। मेरे हाथ से मैंने सारे टुकड़े एक-एक से निकाले, पर मेरे को पेन नहीं हो रहा। मैं किसी को बोल भी नहीं रहा कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। क्योंकि मेरे को क्या डर लग रहा है कि 22 का रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, 23 का रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। क्या होगा यार, अपन ने इतना सारा किया है, जीवन में इतनी सारी चीज़ें करी है, पता नहीं क्या होगा। मेरे को बिल्कुल भी एकदम मैं वो हो गया, एकदम न्यूट्रल हो गया कि कुछ चल ही नहीं रहा है। धीरज था एकदम कि कोई इलनेस नहीं। बढ़िया पट्टी-वट्टी खुद से कर ली, कंटिन्यू जॉब करने लग गया कि हाँ, कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे तो सहूलियत रहेगी। तो वहाँ के स्टाफ ने भी सपोर्ट किया, नाइट ड्यूटी देते थे वो भी, तो मैं रात को पढ़ लेता था, दिन में सो जाता था आके और फिर लाइब्रेरी और फिर वो ड्यूटी, लाइब्रेरी और फिर वो ड्यूटी। मैं किसी को बता भी नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो 1 आध महीने तक मैंने लगभग बाइक से ही सॉरी वो मैंने साइकिल से ही आना-जाना करा, उसके बाद फिर मैंने घर से बाइक मँगा ली। फिर मैंने घर से कंटिन्यू ड्यूटी करी। तो इंटरव्यू के टाइम पे भी मैं जॉब ही कर रहा था और मुझे इंटरव्यू में जॉब की मतलब इंटरव्यू का अगर आप पूछ रहे थे कि इंटरव्यू का मतलब अगर पहली बार आप जा रहे हो तो आप कैसे फेस करोगे? मतलब मुझे तो अच्छे नंबर दिए सर ने इंटरव्यू में, 139 नंबर दिए।
तो मेरा ऐसा था कि जब मैं इंटरव्यू और मेरा पहला ही इंटरव्यू था और मेरा है ना मैं ऐसा मन बना के गया था कि मेरे इंटेंशन बहुत अच्छे था सामने जाने के और ईश्वर मेरे साथ है। अगर ईश्वर मेरे साथ नहीं होता तो वो इतनी चीज़ें नहीं करता मेरे साथ में कि इतने संयोग मिला दे। मतलब इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें दे दी कि बहुत सारे सपोर्टिव लोग दिए उन्होंने। तो मुझे लगा कि ईश्वर मेरे साथ है तो मैं वो दूँगा आंसर जो नेचुरल है। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। जो है वैसा खुद को प्रस्तुत कर दूँगा। मैंने कई मॉक दिए और मेरे को मॉक में कई जगह डराया भी सर और कई जगह सपोर्ट भी किया कि तुम जैसे हो नेचुरल हो तो बहुत बढ़िया हो। तो मैंने खुद को बस यही बोला था कि प्रभु मैं अच्छा हूँ तो आप सँभाल लेना बाकी सब। बस मैं शाम मेरा लास्ट था उस दिन इंटरव्यू मतलब कि मेरा लास्ट नंबर आया इंटरव्यू में कि मेरा इंटरव्यू कॉल आया और मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। मैं जैसे अंदर गया तो मैं थोड़ा-सा नर्वस था 1 आध 2 मिनट के लिए कि सर पता नहीं क्या पूछेंगी, क्या होगा? पर फिर मेरे को लगा कि हाँ, मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से रखूँगा। मैं जैसा हूँ वैसा रखूँगा, जो प्रभु दे दे उसमें मैं खुश हो जाऊँ। तो मैंने जाते ही मैं सर के सामने जाके बैठ गया मैं, सर ने बोला कि बैठ जाइए। मैं बैठा और सर ने फिर पूछा कि भाई इंदौर से आगर क्यों आए हो आप? सॉरी आगर से इंदौर क्यों आए हो आप? क्या कारण है कि आप आगर से इंदौर आ गए? तो फिर मैंने उनको वो स्टोरी सुनाई वही वाली कि सर ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी। मतलब मेरा इंटरव्यू ऐसे चल रहा था जैसे मैं सर से बात ही कर रहा हूँ, सर मेरी चीज़ें सुन रहे हैं और मेरा सर और उसके साथ जो दोनों मेंबर थे मतलब उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी चीज़ों को क्योंकि मैं बहुत जो था वही बोल रहा था, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था कि अपन एक्स्ट्रा कुछ बोले। जैसा हूँ वैसा खुद को प्रेज़ेंट करना था मेरे को, मैं वैसे ही कर रहा था। तो मैंने इंटरव्यू में मैंने सर को बताया, सर ने फिर थोड़ा हॉबी पे पूछा और हॉबी पे मैंने उनने पूछा कि अच्छा आप गीत गाते हो? मैंने बोला जी सर, तो बोले गीत गा के सुना दो आप। मैंने सुनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने सारी चीज़ें पूछी गार्ड भी जॉब कर रहे हो तो पढ़ाई कैसे कर रहे हो साथ में? मैंने बोला सर दिन में रात में पढ़ाई कर लेता हूँ, दिन में मैं सो जाता हूँ। बोले अच्छा ऐसा होता है। फिर उन्होंने सामान्य से कुछ क्वेश्चन पूछे, तो मतलब अगर आप में वो है कि आप एकदम प्योर इंटेंशन है आपकी और अगर आप में एकदम विनम्रता है चीज़ों को लेके और वो ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वो टेम्परेरी टाइम पे विनम्रता दर्शा के वापस आ गए। कुल मिला के दिखावा नहीं होना चाहिए। हाँ, दिखावा तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत बचना चाहिए दिखावे से। क्योंकि उनको समझ आता है वो क्या है। मैं तो मतलब मेहरा सर और इन लोगों ने भी जब उन चीज़ों को समझा वो बहुत वो रहा मेरे लिए कि इस चीज़ को समझा सारी चीज़। सही। तो गार्ड की जो जॉब करी आप, कितने टाइम तक करी है? मैंने लगभग मई में जॉइन करा था मैंने हाँ। और फिर मैंने दिसंबर में रिज़ाइन किया था। मतलब इंटरव्यू के बाद मैंने रिज़ाइन किया था। क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा कि फ्रस्ट्रेशन बहुत होता था क्योंकि क्लेश इतने ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि गार्ड की जॉब पे मतलब वहाँ पे क्या 11 लोग गार्ड थे। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को परमानेंटली नाइट दे रहे हैं। फिर दिन में 7 बजे भी दे देते, कभी 3 बजे भी देते। उससे क्या मेरा पूरा शेड्यूल गड़बड़ा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अपन पढ़ने आए हैं तो अभी पढ़ लेते हैं बस। मतलब जब तक नींद नहीं होना बिल्कुल भी ज़्यादा कि बिल्कुल अब तो आनी पड़ी है जॉब करने की। कब जॉब कर लेना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई के साथ में जॉब करने से मतलब परहेज़ ही करना चाहिए। पर मैंने तो इसलिए कर ली क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि हाँ, अच्छा ऐसा नहीं लगा कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, वो भी सिक्योरिटी गार्ड भी है। कोई दोस्त वगैरह देखेगा या फिर किसी को पता होगा कि यार क्या यार तू पीएससी की तैयारी कर रहे हो और गार्ड की जॉब कर रहे हो। तो क्या उसमें प्राउड से होना चाहिए ना तो अपन हाँ, किसी और को दिक्कत इस चीज़ से होना चाहिए कि अगर अपन कोई गलत काम करके लर्निंग कर रहे हैं, तो उससे दिक्कत होना चाहिए। अपन किसी की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, अपन तो सब कर रहे हैं वो सभी का सामने। बहुत सारों को ऐसा रहता है, अगर कोई जॉब करता है ना इस टाइप से कोई भी करता है, हाँ। तो वो लगता है कि यार किसी को बताएँगे दोस्त वगैरह, हो सकता है कोई पॉजिटिव वे में ले ले, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई तू तो ये लोग जॉब कर रहा है, नहीं, हाँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं मैं सहमत हूँ आपसे। मेरा ऐसा था कि मेरे ऐसे-ऐसे दोस्त हैं कि अगर उनको पता होता, तो मेरे को करने ही नहीं देते। वही। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। बस मैंने मेरे घर पे बताया था कि हाँ, मैं जॉब कर रहा हूँ और बाकी मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं बताया मैंने कि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मतलब मैं खुद ही फेस कर रहा था, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए किसी भी चीज़ का कि सही। आप ये कर रहे हो। क्योंकि नाइट की जॉब थी तो इतनी दिक्कत आती नहीं थी और वहाँ पे कोई पहचानता नहीं था जहाँ मैं जॉब कर रहा था, चल जाता। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, बाकी दुनिया ठीक है। सब मेन अगर देखा जाए तो ये सभी कारण जॉब करना, सारी चीज़ें हैंडल करना, ये फाइनेंशियल की वजह से ही सारी चीज़ें चल रही थी। घर वालों ने पीएचडी इतनी सही नहीं थी कि सारी चीज़ें आप मतलब ऐसा था घर में कि पापा तो मना कर रहे थे, पर मेरा मतलब अपना मॉरल प्रेशर था कि यार पापा आप कब तक करेंगे?
सही। 6 साल आपको सपोर्ट कर दिया और 6 साल जी, अगर आप फ़ोन पे की हिस्ट्री चेक करोगे तो लगभग 5-6 लाख रुपए का निवेश करा है आपके ऊपर। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है आपके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या? अब वो कब तक सपोर्ट करेंगे? तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब अपन लोगों को कुछ करना चाहिए। तो उनको भी सपोर्ट रहा, उनको वो बोलेंगे नहीं, मम्मी-पापा कभी भी मुँह से नहीं बोलेंगे कि तू कर, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि तू कर, पर सही है। मैंने तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा से कर ली कि हाँ, नहीं यार मेरे को करना चाहिए। अच्छा, इंदौर में किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन जो आज के माहौल को देखते हुए, चाहे दोस्त-यारी में हो, चाहे फीमेल में हो, क्योंकि आज का जो माहौल है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में चल रहा है। चाहे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सबके दिमाग में 10 तरह की चीज़ें आ जाती हैं माइंड कि यार वो देखो किसके साथ में घूम रहा है और अपन तो यार ऐसे कर रहे हैं। तो मन में आती होगी चीज़ें ऑब्वियसली, हाँ, बिल्कुल। वो आपके साथ ऐसी थी थी। देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको है ना कुछ कुछ चीज़ें तो सामने आती ही है। हुँ, जैसे कि अ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पहला तो एक ये होगा कि अगर आपके कोई दोस्त आए हुए चलो चाय पी के आते हैं, चला जाओ। हुँ, तो एक वो रहता है कि अरे यार चाय पीने चलेंगे, टाइम खराब हो जाएगा। या फिर कहीं घूमने की बोल दिया उसने कि चलते हैं घूम के आते हैं, वो आप नहीं गए तो उसको बुरा लग जाएगा, इस डर से आप चले जाते हो। तो तब नहीं जाना चाहिए आपको, बचना चाहिए। वो अगर कोई आपको दोस्त ज़बरदस्ती ले जा रहा है तो फिर वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता अगर वो आपको ये सब जानते हुए ले जा रहा है कि आपकी कंडीशन क्या है और आप किस कंडीशन में सब चीज़ें कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, मतलब आजकल मैं सिर्फ़ स्टूडेंट की ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सभी की बोल रहा हूँ कि आजकल क्या होता है कि लोग अपनी लाइफ़ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ़ देखते हैं कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है, कंपेयर कर कंपेयर करते हैं। और उसको देखते अगर उसका कुछ अच्छा हो रहा है, तो भी उस पे ध्यान देते हैं। उसको अपने से रिलेट कर लेते हैं कि अरे उसके पास तो ये है, अपने पास क्यों नहीं? अरे उसको तो वहाँ है, अपने से क्यों नहीं? मतलब मैं तो इस हद तक देखता हूँ कि जैसे अपने 4 लोग बैठे, जैसे आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ और 2 लोग और बैठे हैं। तो अपन 4 लोग उस व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो उन चारों में है ही नहीं। किसी 5वें की चर्चा करने पे लगे हुए हैं। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इससे बढ़िया तो अपन चारों मतलब अपने ही बारे में जान ले या कुछ ऐसे मुद्दे पे बात कर ले जिससे अपने को कुछ नया सीखने को मिल जाए। पर अपन उसका क्या मतलब 5वें व्यक्ति के बारे में क्या बोलेंगे, अरे वो तो ऐसा करता मतलब उसकी या तो बुराई करेंगे, मतलब अच्छाई तो बहुत कम ही लोग करते हैं और तो एक कहावत है ना कि झाँकी रही भावना देसी, तो मोरे तो देखी इतनी वैसी। तो अच्छाई बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि एक मनुष्य का मूल है कि वो नेगेटिव चीज़ों को पहले लेता है। ये मतलब ऐसा किसी समाजशास्त्री ने कहा था, मुझे ध्यान तो नहीं है नाम। तो वो ऐसा रहता है कि अपने को बचना चाहिए किसी की भी अच्छाई और बुराई करने से, किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में झाँकने से, क्योंकि आपका वो काम नहीं है। आपको सिर्फ़ जो काम मिला है, आप वो करो। दूसरों की गलतियों को मत देखो। जो दूसरों की गलतियों में ढूँढने में अपना जो समय लगाते हैं, वो अपने उत्कर्ष में लगाएँ, अपने ऊपर निवेश करेंगे ना, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे। तो मैंने इस चीज़ पे काम किया था कि मेरे को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता था कि मेरे पास में अगर 2 लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, ज़्यादातर एस्पिरेंट जो रहते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में देख लो, हर कोई ज़्यादातर रिलेशनशिप में रहते ही हैं। कहाँ तक चीज़ें सही है और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ ये चीज़ों को लेके? देखो यार, रिलेशनशिप की बात तो ऐसी होती है कि अगर आप सीरियस मोड में पढ़ रहे हो, तो चाहे कितने ही अच्छा आप सोचो कि यार ये व्यक्ति आ जाएगा मेरे जीवन में तो मैं पढ़ लूँगा, सब कर लूँगा। मतलब बहुत ही लेवल का व्यक्ति हो कि हाँ, बहुत ही समझदार हो कि वो आपकी चीज़ों को उस लेवल में जाके बाँध दे कि तुम पहले पढ़ो, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे उस लेवल में। क्योंकि प्रेम में आसानी नहीं होती ये चीज़, बाँध ले किसी को कि तुम पहले ये करो, फिर करो, कि फिर बात करेंगे जब तुम ये सारे पेपर पूरे करके आओगे, इतना सिलेबस पूरा कर लो, फिर अपन बात करेंगे। पर वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि प्रेम तो फिर वो ऐसा होता है कि भावनाएँ उमड़-उमड़ के आती है सामने। तो अगर आप बहुत वैसे टाइप के व्यक्ति हो कि बहुत ज़्यादा भावुक हो, तो बचना चाहिए प्रेम में आने से जब तक नहीं हो रहा है कि जब तक नीड नहीं है कि हाँ, कि यार अपन जाएँ ही सही। और अगर आप जा भी रहे हो तो फिर बहुत ही सोच समझ के जाओ। लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि अपन अगर इसको मिस कर गए लाइफ में तो शायद ये इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा कि अपनी पढ़ाई ठीक है अपन ऑफिसर बन गए, जैसे एक अभी वो अनअकैडमी पे टीवीएफ वाली सीरीज़ आई थी।
धैर्य वाली एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो। तो उसमें वो भले ही अभिला आईएएस बन गया। अभिलाष और गुरी है। हाँ, अभिलाष आईएएस बन गया, पर हाँ, उसने एक अच्छी, जो मतलब बहुत अच्छी पत्नी हो सकती थी, उसको मिस कर दिया। सही तो अगर आप उस लेवल के हो कि अगर आपकी थिंकिंग उस लेवल पे जाती है और सामने वाले की थिंकिंग उस लेवल पे जाती है, तब आप सोच सकते हो कि हाँ, हम आ सकते हैं। और तब भी जब कि हाँ, लगे कि हाँ, ये वाइट मटेरियल है और आप शादी ही करना चाहते हैं, तब आप आ सकते हो। तो बढ़िया है, तब आ जाना चाहिए आप। तो सबसे पहला बताइए आपकी आपकी फैमिली की सबसे बड़ी कुर्बानी कौन-सी रही आपकी तैयारी के लिए? ऐसे अगर मैं सोचूँ तो मुझे लगता है कि उनने, हाँ, मेरे लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करे, अपनी लाइफ़ से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं मेरे घर वालों। मम्मी-पापा के लिए कुछ स्पेशल? उम, मम्मी के बारे में कुछ बताइए, पापा के बारे में तो ज़्यादा बताया आपने शायद। नहीं, मम्मी के बारे में बताना चाहूँगा कि मम्मी मतलब मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अगर रात में अगर मम्मी को पता चलता है 12-1 बजे कि मैं थोड़े से आज बात नहीं हुई लड़की तेरी, मतलब दीदी की बात नहीं होती, तो मम्मी रात को उठ के ही बवाल कर देते कि बात क्यों नहीं हुई, रातों रात फ़ोन लगा लेते। पर मम्मी ने मुझे, मतलब मम्मी ने भी खेतों में काम किया, मज़दूरी टाइप काम किया, सब किया उन्होंने। पर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके चैनलों के माध्यम से कि थैंक यू मम्मी, आपने जो किया उसके लिए। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब कभी बात-वात नहीं कर पाता हूँ तो सॉरी, बट मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपका प्रेम इसने हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ही बना के रखना। थैंक यू। जॉब के साथ में एमपीपीएससी निकालना आसान है? देखो यार, जॉब के साथ में इसलिए भी ये होता है कि जॉब में प्रेशर आता है। अगर जॉब ऐसी मिली है कि बहुत कम प्रेशर वाली हो, जैसे मैंने गार्ड की जॉब करी, उसमें प्रेशर इतना नहीं था कि किसी काम का मुझे एक टारगेट दिया कि टारगेट पूरा करके लाना है। पर फिर भी अगर बहुत दिक्कत है तो ही जॉब करना चाहिए, अन्यथा बचना चाहिए जॉब करने से। प्रिपरेशन के टाइम पे किसी भी चीज़ से बचना चाहिए, जॉब को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तब जॉब करना चाहिए। और जॉब करने इसके साथ में बहुत सारे लोगों ने मतलब एग्ज़ाम्पल बने ही हैं, ऐसा क्या है? मतलब हाँ, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो तो आप जॉब के साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई टाइम जब लगा कि एमपीपीएससी को छोड़ देना चाहिए? हाँ, मैंने 2024 का मेंस देने के बाद में मैंने मूव कर लिया था टीचर की ओर, चूँकि मेरा 2017 से 19 के बीच में डीएलएड हो गया था। तो मैंने टीचर का वो नोटिफ़िकेशन आ गया था, तो मैंने उस तरफ मूव कर लिया था, क्योंकि अपने पास दोनों चीज़ें होना चाहिए। हुँ। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपकी जॉब के साथ में? जो ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं रतलाम में, जिस पोस्ट पे हैं आप, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिला? देखो, मैंने जो जीवन में फेस किया है, तो उसके मुकाबले तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई विशेष चैलेंज नहीं है। और हमारे ऑफ़िस इंचार्ज जो सर हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ज़्यादा चैलेंजिंग है। और फिलहाल तो हम ऑफ़िस में ही काम कर रहे हैं, तो कोई विशेष चैलेंज नहीं, बढ़िया चल रही है। एस्पिरेंट की लाइफ आसान होती है या फिर सिलेक्शन होने के बाद आसान होता है? देखो, मैंने जिन लोगों को सुना है कि हाँ, सिलेक्शन होने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस जीवन अलग है और सिलेक्शन के बाद का जीवन अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन के बाद सहूलियत बहुत हो जाती है, तो मुझे फिलहाल जो चीज़ें मिल रही हैं, उनके अनुसार तो अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई विशेष प्रेशर नहीं है। सहूलियत भरा जीवन है बजाय एक्सपीरियंस लाइफ के। तो आपको अब लगता है कि स्ट्रगल ज़्यादा ज़रूरी था या सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी थी? मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो मुझे है ना, जीवन के हर पड़ाव पे मुझे कमज़ोर होने से बचाता है और मुझे हर चीज़ सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने के लिए उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पहले की लाइफ से और बेहतर हो गई है अब लाइफ? मतलब पहले ये था कि स्ट्रगल करना पड़ता था हर चीज़ के लिए, अब ये हो गया है कि अब सामान्य हो गई वो चीज़ कि हाँ, अब अपन कर सकते हैं। पहले कोई काम लगता था कि ये यार कैसे करेंगे, अब लगता था कि कर लेंगे, क्योंकि आप बैठे हो तो ठीक है। जब एग्ज़ाम पोस्टपोन होता था, रिज़ल्ट डिले होते थे, आपको तो पता होगा भली-भाँति से किसी कारणवश, तो उस मेंटल प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते थे? देखो, मैंने एक चीज़ जो आप बोल रहे हो, मैंने इस चीज़ को ऐसे इस रूप में लिया कि आज नहीं तो कल होगा, अंत में मतलब हल होगा। कहीं न कभी न कभी तो एग्ज़ाम होगी। तो मुझे वो जितना टाइम अगर आयोग ले लेता था, डिले कर लेता था, तो आयोग की अपनी मजबूरियाँ रही होगी। क्योंकि अगर अपन उस पद पे जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ की चीज़ें क्या है। अपन मतलब जज नहीं कर सकते कि आयोग डिले क्यों कर रहा है, क्योंकि आयोग ऐसा नहीं है कि वो डिले करना चाह रहा है, वो तो खुद चाहेगा कि रिज़ल्ट दे और उसकी छवि साख अच्छी बना के रखे। मुझे ऐसा लगता है कि अपन अपने चश्मे से देखते हैं कि वो डिले कर रहा है और उसको अपन ये करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब अपन वो चश्मा उनकी दृष्टि से पहन के देखेंगे कि वो आयोग में काम कैसे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपन भी वो ही करते जो वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मतलब मैं हमेशा ये मान के चलता कि इसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करूँ। अगर उन्होंने टाइम दिया है तो मैं फिर पढ़ने लग जाता कि मैं पढ़ूँगा आज नहीं तो कल तो एग्ज़ाम लेंगे ही।
मतलब मैं उस चीज़ को कभी ये थोपता नहीं था किसी दूसरे पे कि यार इसकी गलती से मेरे जीवन प्रभावित हो रहा। मैंने आयोग को कभी मैं दोष नहीं देता हूँ, ना कभी मैं दूँगा कि इसकी वज़ह से मेरा जीवन वो हुआ। जहाँ अपने
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। चलिए, बढ़िया। तो एंड करते हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा आपके साथ वार्तालाप करने का। ऑफ कैमरा भी रहता ही है, लेकिन आज ऑन कैमरा काफ़ी बेहद अनुभव प्राप्त हुआ। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू, आपने इतना समय निकाला उसके लिए। और आप जो इतना स्ट्रगल कर रहे हो, मैं तो आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप भी जीवन में बहुत सफल हो। प्रभु आपको वो सब देगा आप डिज़र्व करते हो। शुभकामनाएँ आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत-बहुत। बहुत और धन्यवाद। सभी एस्पिरेंट को भी शुभकामनाएँ कि आप जीवन में वो सब प्रभु आपको दे जो आप डिज़र्व करते हो, और आप मेहनत करो अच्छे से, मेरी शुभकामनाएँ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ सुनने के लिए, 1.5 से 2 घंटे सुनने के लिए। पहला पॉडकास्ट है जो इतनी लंबे तक चला, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी, अगर आपने ध्यान से पूरा सुना होगा बिना स्किप किए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। और अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर भी कर दो। जैसा बोलते हैं कि 3 लोगों को शेयर कर दो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाइए। काफ़ी कुछ लोगों के वहाँ पे मैंने टेस्ट कॉपी और कुछ के नोट्स वगैरह भी डाल रखे हैं, ऐप पर भी डाल रखे हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है एमपीपीएससी से रिलेटेड, प्री हो, मेंस हो, टेस्ट सीरीज हो, या व्यापम हो, यूपीएससी से रिलेटेड जो भी मंगवाना हो, तो आप जो नंबर दिया गया है इस पे व्हाट्सअप मैसेज करिए। जो भी रिक्वायरमेंट है आपको वो बताइए। आपको घर बैठे रीजनेबल प्राइस में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे और भी बेहतर तरीके से पॉडकास्ट करने की। और कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताएं। चलिए, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद।